अध्याय 291। एक रहस्यमय जल मकड़ी। थोड़ी देर और रुकिए, बस थोड़ी देर और, अब हरी बत्ती जलने ही वाली है। धिक्कार है, और भी आ रहे हैं। अगर हम अभी नहीं निकले तो हम उनका भोजन बन जाएंगे। ये हरा है, ये हरा है। चलो जल्दी। पसीने से तरबतर वो समूह जल्दबाजी में उस स्थान से भाग निकला। कुछ ही क्षणों बाद विशाल हरी छिपकलियों के झुंड दलदली क्षेत्र से बाहर निकले और सड़क पर फैल गए। जैसे ही जादूगरों के समूह ने उस स्थान से सुरक्षित निकलने के लिए मंत्रों का जाप किया, उन्होंने आकाश की ओर चीखें मारी। सौभाग्य से उन्होंने योजना को अंजाम देने से पहले भागने का एक रास्ता खोज लिया था, अन्यथा अब तक वे विशाल छिपकलियों के बीच फंस गए होते। हे भगवान, हम तो बहुत बुरी हालत में हैं, जबकि हमने अभी सिर्फ एक निरीक्षण बिंदु ही पूरा किया है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगर हम पूरा मिशन खत्म करेंगे तो हम में से आधे लोग मारे जाएंगे? लुओ सोंग हौंफते हुए बड़बड़ाया। मो फैन के न होने से हमारे पास पर्याप्त मारक क्षमता नहीं है। इन दरिंदों से लड़ना हमारे लिए और भी बोझ बन गया है, पेंग लियांग ने अनजाने में कह दिया। मारक क्षमता के मामले में मो निंगसू भी मो फैन से अतुलनीय थी। उसके बिजली और अग्नि दोनों तत्व सबसे हिंसक माने जाते थे, और तो और ये दोनों ही सोल सीड से और भी शक्तिशाली हो गए थे। वो कुछ ही मध्यम स्तर के मंत्रों से सेवक श्रेणी के दानवों के पूरे झुंड को आसानी से नष्ट कर सकता था। वो आदमी तो हमें मुसीबत में ही डालेगा। वो तो ये भी दावा करता है कि वो अकेले ही उन जगहों का मुआयना कर सकता है। मुझे लगता है वो जल्द ही खाली हाथ लौटेगा। लियाओ मिंगसुआन ने पलटवार किया। उन्होंने अपनी योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में 2 दिन बिताए थे, क्योंकि वह यंत्र कुछ राक्षसी जीवों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। इसलिए उनमें से कुछ को 3 घंटे तक यंत्र की रक्षा करनी थी। एक टीम के बिना ये लगभग असंभव था। हाँ, शायद वो मर चुका है, लुओ सोंग ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। उसने दिल से यही उम्मीद की। वो कमीना कितना भाग्यशाली था। उसके पास न सिर्फ दोहरी जन्मजात शक्तियां थीं, बल्कि 2 आत्मा बीज भी थे। मुझे आपको निराश करने के लिए खेद है, लेकिन मेरी घड़ी मुझे बता रही है कि वो सीधे हमारी दिशा में आ रहा है, झाओ मानटिंग ने कहा। उन दोनों की घड़ियों में एक लोकलाइजर लगा हुआ था, जो एक ही घड़ी की दिशा में इंगित करता था और उनके बीच की दूरी को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता था। झाओ मानटिंग लगातार अपनी घड़ी पर नजर रख रहा था, और उसने पाया कि मो फैन 1 घंटे पहले से ही उनकी ओर आने लगा था। वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, मानो वो शहर में घूम रहे दरिंदों से छिपने की कोशिश ही न कर रहा हो। वो सीधे उस समूह की ओर बढ़ रहा था। झाओ मानटिंग को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या मो फैन का स्पिरिट वुल्फ सफलतापूर्वक विकसित हो गया था, अन्यथा वो इतनी तेजी से और इतने साहसी ढंग से कैसे चल सकता था। समूह को विश्राम करने के लिए एक स्थान मिल गया। यह एक अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में स्थित गिरजाघर था। चर्च का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा गया था कि समय के साथ साथ इसकी देखभाल भी हो सके। परिणामस्वरूप निर्माण सामग्री ऐसी थी कि इसकी दीवारों पर कोई पौधा नहीं उग सका, जिससे शहर के वीरान होने के बाद भी यह चर्च किसी तरह पूरी तरह से सुरक्षित रहा। समूह के लिए अस्थायी ठिकाने के रूप में जगह तैयार करने के लिए थोड़ी सी सफाई ही काफी थी। 3 छात्र चर्च में ही रुके हुए थे। उनमें सोंग शिया थी, जो अभी भी कोमा में थी। बाय टिंगटिंग थी, जो सोंग शिया के स्वास्थ्य लाभ की देखभाल कर रही थी, और मिंग कोंग था, जो दोनों लड़कियों की रक्षा कर रहा था। वे वापस लौट रहे थे, लेकिन जिस रास्ते से वे पहले गए थे, वो अब किसी कारणवश बंद हो गया है। ये कहना मुश्किल है कि वे अंधेरा होने से पहले वापस पहुंच पाएंगे या नहीं, मिंग कोंग ने खबर मिलने के बाद बाय टिंगटिंग से कहा। बाय टिंगटिंग सोंग शिया के ठीक बगल में घुटनों के बल बैठी थी। उसका सारा वजन उसकी पिंडलियों पर था। उसके गोल नितंब और सुडौल टांगों ने उसकी पैंट को बिना किसी सिलवट के पूरी तरह से फैला दिया था। उसके सुडौल शरीर को देखकर किसी के भी मन में कामुक कल्पनाएं उठ सकती थी। मिंग कोम शुरू से ही सभ्य व्यक्ति नहीं था। वह जानता था कि बाय टिंगटिंग पूरी तरह से सोंग शिया के घाव को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, इसलिए वह लापरवाही से उसे घूरता रहा और बीच बीच में मन ही मन घुरघुराता रहा। सभी जानते थे कि लियाओ मिंगसुआन मुनुजियाओ को पसंद करता था। वो हमेशा मधुमक्खी की तरह उसके आसपास मंडराता रहता था, लेकिन मो फैन को देखते ही उसे घृणा होती थी। शुरुआत में मिंग कोम को मो फैन से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन जब उसे पता चला कि बाय टिंगटिंग, जिसमें उसकी दिलचस्पी थी, मो फैन के काफी करीब है, और मो फैन ने अपनी दोहरी जन्मजात शक्तियों का असाधारण प्रदर्शन किया, तो उसके मन में मो फैन के प्रति अच्छी भावना नहीं रही। चूंकि लियाओ मिंगसुआन, शेन मिंगसियाओ और लुओ सोंग मो फैन को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उसने बिना किसी झिझक के तुरंत उनका साथ दे दिया। मिंग कोंग ने चर्च की रखवाली करने के लिए स्वेच्छा से जिम्मेदारी ली थी।
वो इस अवसर का उपयोग बाई टिंगटिंग के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए करना चाहता था। मिन कोंग, जाओ और थोड़ा साफ पानी ले आओ, मुझे उसके घावों को साफ करना होगा, बाई टिंगटिंग ने कहा। बस यहीं का पीने का पानी इस्तेमाल करो, घावों को साफ करने के लिए बहुत पानी की जरूरत होगी। हमारे पास पीने के पानी का सीमित भंडार बचा है, हमें इसे बचाकर रखना चाहिए, बाई टिंगटिंग ने कहा। अच्छा, मिन कोंग ने बर्तन उठाया और बाहर चला गया। वो पानी के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। उसे याद आया कि जब समूह पहली बार वहां पहुंचा था तो उसने एक तालाब देखा था जो खरपतवारों से भरा हुआ था। उसका पानी उसके घावों को साफ करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। मिन कोंग को तालाब में कुछ भी असामान्य नहीं लगा। उसका मन बाई टिंगटिंग के शव की छवि से भरा हुआ था, इसलिए उसने लापरवाही से बर्तन को तालाब में डुबो दिया। मु नुजियाओ और मु निंगसू के विपरीत, बाई टिंगटिंग अपेक्षाकृत छोटी कदकाठी की थी। उसका शरीर सुडौल था। मिन कोंग को दुबली पतली लड़कियां पसंद नहीं थी, बल्कि सुडौल शरीर वाली लड़कियां पसंद थीं, क्योंकि उसे लगता था कि उन्हें छूने में ज्यादा अच्छा लगेगा। आमतौर पर मौजूदा हालात में ज्यादातर लोग राक्षसी जानवरों को लेकर चिंतित होते, लेकिन हालात जितने खतरनाक होते हैं, वातावरण के कारण इंसान के मन में कामुक विचार आना उतना ही आसान हो जाता है। मिन कोंग ने सर्वनाश के बाद के माहौल में कुछ वॉइस क्रिएटेड वीडियो देखे थे। ऐसे में बाई टिंगटिंग के साथ अकेले चर्च में होना उस माहौल के बिल्कुल अनुकूल था। समूह को प्रशिक्षण के लिए सुरक्षित क्षेत्र छोड़े काफी समय हो गया था, जिसका मतलब था कि मिन कोंग, जो आमतौर पर हर रात किसी महिला के शरीर पर लेटकर बिताता था, इस दौरान अपनी कामुक इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। उसका मन कामुक विचारों और कल्पनाओं से भरा हुआ था। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि बर्तन पानी से भरा हुआ था, और न ही उसने इस बात पर ध्यान दिया कि पानी में डूबे हुए उसके हाथ के ऊपर से एक पानी की मकड़ी जैसी दिखने वाली चीज उसकी आस्तीन में चढ़ रही थी। अर्धपारदर्शी जल मकड़ी तेजी से मिन कोंग की कमीज में चढ़ गई और वहीं रुक गई। अब वापस जाने का समय हो गया है। यहाँ कल्पना करने के बजाय शायद मुझे उससे और बात करने की कोशिश करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या मैं उसे हरा सकता हूँ। मिन कोंग कोई अनुभवहीन लड़का नहीं था। वह जानता था कि सिर्फ कल्पना करना बिल्कुल बेकार है। असली बात तो ये थी कि उसकी कमजोरी का पता लगाकर उस पर जोरदार वार किया जाए। वो अनजाने में उस छोटे से जीव को अपने साथ लेकर चर्च लौट आया, जो दिखने में पानी की मकड़ी जैसा था। ये घटिया जगह कीड़ों से भरी पड़ी है, जिससे मेरे पूरे शरीर में खुजली हो रही है। कितना कष्टदायक है। मिन कोंग ने अपनी पीठ खुजलाई क्योंकि उसे वहां चुभन महसूस हुई। पानी आने पर बाई टिंगटिंग ने बर्तन में कुछ विषनाशक मिला दिया। सोंग शिया के घाव बहुत धीरे धीरे भर रहे थे, जिससे साफ पता चलता था कि उस पर हमला करने वाला पदार्थ भी किसी न किसी तरह विषैला था। विषैले घावों के इलाज में उपचार जादू कारगर नहीं था, इसलिए वो केवल पानी से ही घावों को धो सकती थी। चर्च में गर्मी बढ़ने के साथ ही उसे अपने शरीर से अत्यधिक पसीना आने लगा। उसने अपनी जैकेट उतार दी, जिससे उसके चिकने हल्के रंग के कंधे दिखाई दिए। गर्दन से चिपके बालों के सिरों पर पसीने की बूंदें धीरे धीरे उसकी छाती पर फिसल रही थीं। मिन कोंग एक तरफ खड़ा हो गया और ऊपर से नीचे की ओर देखने लगा। उसकी आंखें पल भर में चमक उठीं। कितनी गहरी क्लीवेज। अपने अनुभव के आधार पर उन्हें पूरा विश्वास था कि बाई टिंगटिंग ने स्पोर्ट्स ब्रा जैसी कोई चीज पहनी हुई थी, जिससे उनके अद्भुत स्तन ढके हुए थे। मिन कोंग का दिमाग पूरी तरह से कामुक विचारों से भरा हुआ था। उसका अपनी निगाहें छुपाने का भी इरादा नहीं था, वो बस उसे घूर रहा था। उसकी आंखें मानो उसकी छाती की ओर झपटने ही वाली थीं। बाई टिंगटिंग ने सोंग शिया के घावों को साफ करने का काम पूरा किया और अपने हाथ के पिछले हिस्से से उसके गाल पर लगे पसीने को पोंछा। तभी उसने मिन कोंग की आंखों में वासना भरी निगाहें देखी। बाई टिंगटिंग चौंक गई, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला और कहा, अपनी थोड़ी इज्जत बचा लो। मिन कोंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो अब भी बाई टिंगटिंग को घूर रहा था। अंततः बाई टिंगटिंग को एहसास हुआ कि यह महज एक झलक नहीं थी। उसे उसकी आंखों में एक तीव्र इच्छा दिखाई दी। मिन कोंग टस से मज नहीं हुआ। उसकी आंखें वासना में डूबी हुई थीं। किसी कारणवश जैसे जैसे उसका मन कामुक विचारों से भरता गया, उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह भ्रम के दलदल में डूब रहा हो। इस भ्रम में वो बाई टिंगटिंग पर बेपरवाही से हमला कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले देखी हुई अश्लील फिल्मों में देखा था। सर्वनाश के बाद का माहौल, एक परित्यक्त इमारत, एक पुरुष और एक महिला जो अकेले हैं। एक भयानक हंसी की आवाज के बाद एक लड़की की शर्मिंदगी भरी चीख सुनाई दी। कपड़े फटने की आवाज। उसकी कल्पना ने उसके दिल में दबे हुए जानवर को बांधने वाली जंजीरों को पूरी तरह तोड़ दिया था। उसने अपने दिल में बची खुची नैतिकता को भी त्याग दिया।
अब वो बस अपने अंदर के जानवर को बाहर निकालना चाहता था। तुम ये क्या कर रहे हो, बेवकूफ, बाय टिंगटिंग शर्मिंदा होकर चिल्लाए। मिन कोंग, जो अपने भीतर के हिंसक स्वभाव पर काबू खो बैठा था, अचानक अपना हाथ बढ़ाकर बाय टिंगटिंग की ब्रा की पट्टी को पकड़ लिया। एक झटके में वो पट्टी टूट गई, जिससे उसकी सुडौल और आकर्षक छाती का आधा हिस्सा दिख गया। बाय टिंगटिंग बिना लड़ाई के हार मानने वाली नहीं थी। उसने गुस्से में आकर तुरंत पीछे हटते हुए अपने सितारों को संरेखित किया। वह अपने किसी दोस्त पर अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहती थी, लेकिन मिंग कोंग ने अपनी शर्मनाक हरकतों से हद पार कर दी थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि ज्यादातर लड़कों के मन में कुछ गंदे विचार तो होते ही हैं, लेकिन वे आमतौर पर ऐसे मौके का फायदा नहीं उठाते। बाय टिंगटिंग ने कभी नहीं सोचा था कि मिंग कोंग के इतने नेक दिखने के बावजूद उसके मन में इतनी गंदी सोच छिपी होगी। अरे नीच कमीने, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? एक आदमी चर्च के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ। वो व्यक्ति स्वयं लू झेंगहे था, जो अपने हिंसक मार्क वुल्फ अवतार में था। मिन कोम के आने पर उसकी हरकतों को देखकर वो अवचेतन रूप से भड़क उठा। हिंसक मार्क वुल्फ तेजी से आगे बढ़ा और अपने पंजे से मिन कोम को नीचे दबा दिया। मिन कोम को काबू में कर लिया गया, लेकिन उसके घिनौने कारनामे सबके सामने उजागर हो गए। सभी लोग अविश्वास से उसे घूर रहे थे। पूरा गिरजाघर काफी देर तक शांत रहा। बाय टिंगटिंग ने अपनी जैकेट वापस पहन ली। उसके चेहरे पर अब भी गुस्सा था। यह अस्वीकार्य है, इस मिन कोंग ने हद पार कर दी है। उसके जैसे व्यक्ति को शाही महाविद्यालय का कुलीन सदस्य क्यों माना जाए? प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। मिन कोंग, क्या तुम पागल हो गए हो? लू झेंगहे ने मिन कोंग के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। मिन कोंग ने धीरे धीरे अपने विचारों को इकट्ठा किया और देखा कि सभी लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। जब उसने बाय टिंगटिंग की ओर देखा, जिसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था और कपड़े फटे पुराने थे, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। अरे बाप रे, क्या ये सब मेरा भ्रम था? क्या मैंने सच में बाय टिंगटिंग के साथ ऐसा किया था? अब तुम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? शियाओ फैंग, जू डालो, उसे बांध दो, लू झेंगहे ने कहा। मुझे नहीं पता, मुझे खेद है, मुझे वास्तव में खेद है। अफसोस, मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह का इंसान है। हाँ, किनकी, तुम उसके बहुत करीब थी। अब से तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, झाओ मिंग्युए ने फुसफुसाते हुए कहा। ये पूरी घटना समूह के लिए एकदम अचानक हुई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। जू डालोग और शियाओ फैंग ने मिंग कोन को एक खंभे से बांध दिया। समूह ने अगले निरीक्षण स्थल पर चर्चा करने की सारी इच्छा खो दी। माहौल एकदम अजीब था। रात में, जब थके हारे लोग सोने जा रहे थे, तो उन्होंने गिरजाघर की ओर आते कदमों की आहट सुनी। घबराओ मत, मैं हूं, मो फैन की आवाज बाहर से आए। जैसे ही दरवाजा खुला, मो फैन अपनी हमेशा वाली बेपरवाह मुस्कान के साथ अंदर आया। उसने तुरंत समूह में मौजूद उन लोगों की ओर देखा जिनकी वो परवाह करता था। मो फैन को आश्चर्य हुआ कि इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, बाय टिंगटिंग अचानक अपनी जगह से उठी और उसकी ओर दौड़ी। वो सीधे उसकी बाहों में समा गई, मानो वो किसी गहरे दुख से उबर चुकी हो। मो फैन को यह महसूस हुए बिना नहीं रह सका कि खुशी बहुत जल्दी आ गई है, क्योंकि उसने उसके शरीर की कोमलता और चौंका देने वाले उछलते हुए स्पर्श को महसूस किया। सभी लोग दंग रह गए। यह आसानी से समझा जा सकता था कि बाय टिंगटिंग को मो फैन के साथ समय बिताना अच्छा लगता था, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि मो फैन ने पहले उसकी जान बचाई थी। हालांकि उन्हें कभी पता नहीं था कि उनका रिश्ता इस हद तक आगे बढ़ चुका है। या शायद बाय टिंगटिंग इतनी सदमे में थी कि उसने अवचेतन रूप से मान लिया कि मो फैन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो उसे सांत्वना दे सकता है। ओह ओह, क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ क्या हुआ? मो फैन पूरी तरह से असहाय था। उसे लगा कि समूह में से किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो सभी लोग अभी भी जीवित और स्वस्थ लग रहे थे। क्या तुम दोबारा नहीं जा सकते? बाय टिंगटिंग की आंखें थोड़ी लाल थीं और उसने दयनीय भाव से कहा, मानो मो फैन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। ठीक है, मो फैन ने तुरंत अपना वादा निभाया। एक खूबसूरत लड़की का उसकी बाहों में गिरना काफी सुखद था, लेकिन फिर भी जब वह अचानक इस तरह उसके सीने से लिपट गई तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। उनका रिश्ता कब से इस हद तक पहुंच गया था? वही जो दावा करता था कि वह अकेले ही उन जगहों की जांच कर सकता है, वापस आ गया है। तो आपके नतीजे कैसे रहे? लियाओ मिंगसुआन ने व्यंग्य भरे लहजे में पूछा। मो फैन ने बाय टिंगटिंग को कुछ देर तक सांत्वना दी, फिर हरे रंग की बत्ती वाले 2 उपकरण निकाले और उन्हें मुनिंगसू की ओर फेंक दिया, जो उन्हें रखने के लिए जिम्मेदार थी। 2 निरीक्षण बिंदु,
मु निंगसू ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा। क्या ये संभव है? लगता तो यही है। हे भगवान, मु फैन, तुमने ये कैसे किया? पहले निरीक्षण बिंदु पर तो हम लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, पेन लियांग ने हैरानी से चिल्लाते हुए कहा। पानी आने पर बाई टिंगटिंग ने बर्तन में कुछ विषनाशक मिला दिया। सोंग शिया के घाव बहुत धीरे धीरे भर रहे थे, जिससे साफ पता चलता था कि उस पर हमला करने वाला पदार्थ भी किसी न किसी तरह विषैला था। विषैले घावों के इलाज में उपचार जादू कारगर नहीं था, इसलिए वो केवल पानी से ही घावों को धो सकती थी। चच में गर्मी बढ़ने के साथ ही उसे अपने शरीर से अत्यधिक पसीना आने लगा। उसने अपनी जैकेट उतार दी, जिससे उसके चिकने हल्के रंग के कंधे दिखाई दिए। गर्दन से चिपके बालों के सिरों पर पसीने की बूंदें धीरे धीरे उसकी छाती पर फिसल रही थीं। मिन कोंग एक तरफ खड़ा हो गया और ऊपर से नीचे की ओर देखने लगा। उसकी आंखें पल भर में चमक उठी। कितनी गहरी क्लीवेज! अपने अनुभव के आधार पर उन्हें पूरा विश्वास था कि बाई टिंगटिंग ने स्पोर्ट्स ब्रा जैसी कोई चीज पहनी हुई थी, जिससे उनके अद्भुत स्तन ढके हुए थे। मिन कोंग का दिमाग पूरी तरह से कामुक विचारों से भरा हुआ था। उसका अपनी निगाहें छुपाने का भी इरादा नहीं था, वो बस उसे घूर रहा था। उसकी आंखें मानो उसकी छाती की ओर झपटने ही वाली थीं। बाई टिंगटिंग ने सोंग शिया के घावों को साफ करने का काम पूरा किया और अपने हाथ के पिछले हिस्से से उसके गाल पर लगे पसीने को पोंछा। तभी उसने मिन कोंग की आंखों में वासना भरी निगाहें देखी। बाई टिंगटिंग चौंक गई, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला और कहा, अपनी थोड़ी इज्जत बचा लो। मिन कोंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो अब भी बाई टिंगटिंग को घूर रहा था। अंततः बाई टिंगटिंग को एहसास हुआ कि यह महज एक झलक नहीं थी। उसे उसकी आंखों में एक तीव्र इच्छा दिखाई दी। मिन कोंग टस से मज नहीं हुआ। उसकी आंखें वासना में डूबी हुई थीं। किसी कारणवश जैसे जैसे उसका मन कामुक विचारों से भरता गया, उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह भ्रम के दलदल में डूब रहा हो। इस भ्रम में वो बाई टिंगटिंग पर बेपरवाही से हमला कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले देखी हुई अश्लील फिल्मों में देखा था। सर्वनाश के बाद का माहौल, एक परित्यक्त इमारत, एक पुरुष और एक महिला जो अकेले हैं। एक भयानक हंसी की आवाज के बाद एक लड़की की शर्मिंदगी भरी चीख सुनाई दी। कपड़े फटने की आवाज। उसकी कल्पना ने उसके दिल में दबे हुए जानवर को बांधने वाली जंजीरों को पूरी तरह तोड़ दिया था। उसने अपने दिल में बची खुची नैतिकता को भी त्याग दिया। अब वो बस अपने अंदर के जानवर को बाहर निकालना चाहता था। तुम ये क्या कर रहे हो, बेवकूफ! बाई टिंगटिंग शर्मिंदा होकर चिल्लाए। मिन कोंग, जो अपने भीतर के हिंसक स्वभाव पर काबू खो बैठा था, अचानक अपना हाथ बढ़ाकर बाई टिंगटिंग की ब्रा की पट्टी को पकड़ लिया। एक झटके में वो पट्टी टूट गई, जिससे उसकी सुडौल और आकर्षक छाती का आधा हिस्सा दिख गया। बाई टिंगटिंग बिना लड़ाई के हार मानने वाली नहीं थी। उसने गुस्से में आकर तुरंत पीछे हटते हुए अपने सितारों को संरेखित किया। वह अपने किसी दोस्त पर अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहती थी, लेकिन मिन कोंग ने अपनी शर्मनाक हरकतों से हद पार कर दी थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि ज्यादातर लड़कों के मन में कुछ गंदे विचार तो होते ही हैं, लेकिन वे आमतौर पर ऐसे मौके का फायदा नहीं उठाते। बाई टिंगटिंग ने कभी नहीं सोचा था कि मिन कोंग के इतने नेक दिखने के बावजूद उसके मन में इतनी गंदी सोच छिपी होगी। अरे नीच कमीने, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? एक आदमी चर्च के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ। वो व्यक्ति स्वयं लू झेंगहे था, जो अपने हिंसक मार्क वुल्फ अवतार में था। मिन कोंग के आने पर उसकी हरकतों को देखकर वो अवचेतन रूप से भड़क उठा। हिंसक मार्क वुल्फ तेजी से आगे बढ़ा और अपने पंजे से मिन कोंग को नीचे दबा दिया। मिन कोंग को काबू में कर लिया गया, लेकिन उसके घिनौने कारनामे सबके सामने उजागर हो गए। सभी लोग अविश्वास से उसे घूर रहे थे। पूरा गिरजाघर काफी देर तक शांत रहा। बाई टिंगटिंग ने अपनी जैकेट वापस पहन ली। उसके चेहरे पर अब भी गुस्सा था। यह अस्वीकार्य है। इस मिन कोंग ने हद पार कर दी है। उसके जैसे व्यक्ति को शाही महाविद्यालय का कुलीन सदस्य क्यों माना जाए? प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। मिन कोंग, क्या तुम पागल हो गए हो? लू झेंगहे ने मिन कोंग के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। मिन कोंग ने धीरे धीरे अपने विचारों को इकट्ठा किया और देखा कि सभी लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। जब उसने बाई टिंगटिंग की ओर देखा, जिसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था और कपड़े फटे पुराने थे, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। अरे बाप रे, क्या ये सब मेरा भ्रम था? क्या मैंने सच में बाई टिंगटिंग के साथ ऐसा किया था? अब तुम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? शियाओ फैंग, जू डालो, उसे बांध दो, लू झेंगहे ने कहा। मुझे नहीं पता, मुझे खेद है, मुझे वास्तव में खेद है। अफसोस, मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह का इंसान है।
हाँ किनकी, तुम उसके बहुत करीब थी, अब से तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, झाओ मिंग्युए ने फुसफुसाते हुए कहा। ये पूरी घटना समूह के लिए एकदम अचानक हुई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। जू डालोग और शियाओ फैंग ने मिंग कोन को एक खंभे से बांध दिया। समूह ने अगले निरीक्षण स्थल पर चर्चा करने की सारी इच्छा खो दी। माहौल एकदम अजीब था। रात में जब थके हारे लोग सोने जा रहे थे तो उन्होंने गिरजाघर की ओर आते कदमों की आहट सुनी। घबराओ मत, मैं हूं। मो फैन की आवाज बाहर से आए। जैसे ही दरवाजा खुला, मो फैन अपनी हमेशा वाली बेपरवाह मुस्कान के साथ अंदर आया। उसने तुरंत समूह में मौजूद उन लोगों की ओर देखा जिनकी वो परवाह करता था। मो फैन को आश्चर्य हुआ कि इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, बाय टिंग टिंग अचानक अपनी जगह से उठी और उसकी ओर दौड़ी। वो सीधे उसकी बाहों में समा गई, मानो वो किसी गहरे दुख से उबर चुकी हो। मो फैन को यह महसूस हुए बिना नहीं रह सका कि खुशी बहुत जल्दी आ गई है, क्योंकि उसने उसके शरीर की कोमलता और चौंका देने वाले उछलते हुए स्पर्श को महसूस किया। सभी लोग दंग रह गए। यह आसानी से समझा जा सकता था कि बाय टिंग टिंग को मो फैन के साथ समय बिताना अच्छा लगता था, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि मो फैन ने पहले उसकी जान बचाई थी। हालांकि उन्हें कभी पता नहीं था कि उनका रिश्ता इस हद तक आगे बढ़ चुका है। या शायद बाय टिंग टिंग इतनी सदमे में थी कि उसने अवचेतन रूप से मान लिया कि मो फैन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो उसे सांत्वना दे सकता है। ओह ओह, क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ क्या हुआ? मो फैन पूरी तरह से असहाय था। उसे लगा कि समूह में से किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो सभी लोग अभी भी जीवित और स्वस्थ लग रहे थे। क्या तुम दोबारा नहीं जा सकते? बाय टिंग टिंग की आंखें थोड़ी लाल थीं और उसने दयनीय भाव से कहा, मानो मो फैन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। ठीक है। मो फैन ने तुरंत अपना वादा निभाया। एक खूबसूरत लड़की का उसकी बाहों में गिरना काफी सुखद था, लेकिन फिर भी जब वह अचानक इस तरह उसके सीने से लिपट गई तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। उनका रिश्ता कब से इस हद तक पहुंच गया था? वही जो दावा करता था कि वह अकेले ही उन जगहों की जांच कर सकता है, वापस आ गया है। तो आपके नतीजे कैसे रहे? लियाओ मिंगसुआन ने व्यंग्य भरे लहजे में पूछा। मो फैन ने बाय टिंग टिंग को कुछ देर तक सांत्वना दी, फिर हरे रंग की बत्ती वाले 2 उपकरण निकाले और उन्हें मु निंगसू की ओर फेंक दिया, जो उन्हें रखने के लिए जिम्मेदार थी। 2 निरीक्षण बिंदु, मु निंगसू ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा। क्या ये संभव है? लगता तो यही है। हे भगवान, मो फैन, तुमने ये कैसे किया? पहले निरीक्षण बिंदु पर तो हम लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, पेंग लियांग ने हैरानी से चिल्लाते हुए कहा। उस आदमी की अपनी एक शानदार योजना है। मो फैन ने एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। मुझे लगता है कि इसका कारण ये है कि उन दोनों जगहों के आसपास ज्यादा राक्षसी जीव नहीं थे, शेन मिंगशियाओ ने कहा। लुओ सोंग ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, प्रभावित होने लायक कुछ नहीं है। यह मत मान लो कि दूसरे भी तुम्हारे जैसे ही हैं, जबकि तुम खुद एक निकम्मे इंसान हो, मो फैन ने बिना किसी सम्मान के कहा। लियाओ मिंगजुआन को अपने चेहरे पर थप्पड़ का एहसास हुआ। उसकी आवाज ठंडी पड़ गई और उसने कहा, क्या तुम कह रहे हो कि हम सब निकम्मे हैं? क्या तुम्हें लगता है कि जन्मजात दोहरी शक्ति होने से तुम अच्छे हो? सुनो, मो फैन, तुम बस एक कचरे के टुकड़े हो जो हम सबसे बस थोड़ा सा बेहतर किस्मत वाला है। तुम्हारी किस्मत हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। एक दिन तुम बिल्कुल कंगाल हो जाओगे। मो फैन ने अपना सिर उठाया और आधी मुस्कान के साथ लियाओ मिंगसुआन की ओर देखा। अंततः लियाओ मिंगसुआन ने अपना विचार खुलकर व्यक्त किया। समस्या ये थी कि क्या उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसने मो फैन के प्रति अपनी ईर्ष्या पूरी तरह से प्रकट कर दी थी। अगर तुम लड़ाई के मूड में हो तो तुम्हारा स्वागत है, वहां कुत्ते की तरह भौंको मत, मो फैन ने जवाब दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? लियाओ मिंगसुआन गुस्से से भड़क उठा। दोनों के बीच बारूद की गंध अचानक तेज हो गई। बाकी लोगों को उम्मीद नहीं थी कि स्थिति इतनी जल्दी बिगड़ जाएगी। मो नुजियाओ झट से मो फैन के पास गई और उसे खींचकर वापस ले आए। इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, हमें मिशन पर ध्यान देना चाहिए। वापस आने पर तुम्हारे पास इसे सुझाने के लिए काफी समय होगा। मो नुजियाओ की सलाह ने लियाओ मिंगजुआन को तुरंत क्रोधित कर दिया। आखिर सारी लड़कियां मो फैन के इतने करीब क्यों थी? मो निंगजुए जैसी शांत स्वभाव की देवी का भी उससे कोई अजीब सा रिश्ता लग रहा था। वह तो बस देहात का एक आवारा था, जो अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण खुद को अजेय समझता था। लियाओ मिंगजुआन ऐसे लोगों से तंग आ चुकी थी। चलो, हम इसे बाहर सुलझाएंगे। जो भी हारेगा वो तुरंत स्कूल वापस चला जाएगा। लियाओ मिंगसुआन बेहद गुस्से में था। आओ मैदान में। मो फैन को बदतमीज या बुरे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे।
उन्हें सबक सिखाना जरूरी था। वैसे भी बाई टिंगटिंग उसके जख्मों का इलाज कर देगी। बस बहुत हो गया, लू जेंगे चिल्लाया। उसकी आवाज चच में गूंज उठी। लू जेंगे उसे खींचने के लिए लियाओ मिंगजुआन के पास गया। लियाओ मिंगजुआन ने लू जेंगे के हाथों को झटक दिया और उंगली उठाकर उसे डांटते हुए कहा, तुम खुद को क्या समझते हो? यहाँ के बॉस? क्या तुम कप्तान हो, सबको आदेश देने वाले? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई कमांडर है तो तुम बड़े हो गए? शाही महाविद्यालय में खुद को इतना महान समझते हो? मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करना तुम्हारा काम क्यों है? मो निंगजू की चापलूसी करते हो, लेकिन दूसरों को बॉस समझते हो? ये शब्द सुनकर पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। लू जेंगे का चेहरा भावभंगिमा रहा था। वो स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि लियाओ मिंगसुआन इतना क्रोधित हो गया था कि उसने उसे भी डांट दिया। इसके अलावा आखिरी वाक्य बिल्कुल सटीक था, जिससे लू जेंगे असहज स्थिति में फंस गए। क्या तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बांध दूं? लू जेंगे गुस्से से भड़क उठा। करो। मिन कोंग में अब भी इतनी हिम्मत है कि वो अपनी पसंद की लड़की पर जबरदस्ती कर रहा है। तुम्हारा क्या? तुम तो मू निंगसू के सामने एक फॉट भी नहीं कर सकते। मशहूर लू परिवार में तुम्हारे जैसे काय को कब से रखा गया है? लियाओ मिंगसुआन ने गुस्से से जवाब दिया। उसका चेहरा लाल हो गया था। लू जेंगे अवाक रह गया। उसने अनजाने में मू निंगसू की ओर देखा, जिससे वो वास्तव में बेहद स्नेह करता था। मू निंगसू के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हालांकि उसकी आंखों में लियाओ मिंगसुआन के प्रति घृणा झलक रही थी। वह हमेशा से जानती थी कि लियाओ मिंगसुआन संकीर्ण मानसिकता वाला व्यक्ति है। जू डालोंग, जियो फेंग, वह पागल हो गया है। उसे बांध दो, लू जेंगे ने कहा। तुम दोनों इतने आज्ञाकारी क्यों बन रहे हो? क्या तुम सचमुच कुत्तों की तरह उसके आदेशों का पालन करोगे? लियाओ मिंगसुआन ने कहा। जू डालोग और शियाओ फेंग अवाक रह गए। आखिर उन्हें भी अचानक से उपहास का सामना क्यों करना पड़ा? किसी भी तरह लियाओ मिंगजुआन अपना आपा खो बैठा था। समूह ने उसे भी बांधने का फैसला किया और उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया, ताकि वो समूह के लोगों का उपहास न कर सके। यहाँ क्या हो रहा है? पहले मिंग कोंग ने बाई टिंगटिंग पर जबरदस्ती करने की कोशिश की, फिर लियाओ मिंगसुआन ने लू जेंगे से झगड़ा शुरू कर दिया। मो फैन ने पूछा। मुझसे मत पूछो, शायद ये हाल ही में हुए जानलेवा अनुभव के कारण है। हर कोई बहुत दबाव महसूस कर रहा है, इसलिए वे अपने दिल की गहराइयों से अपने असली विचार प्रकट कर रहे हैं, झाओ मानटिंग ने सुझाव दिया। मुझे नहीं लगता कि हम इस मिशन को जारी रख सकते हैं। अगर हम प्रशिक्षण पूरा करने में असफल रहे, तो मुख्य परिसर में जाने पर हमें कम संसाधन मिलेंगे, झाओ मानटिंग ने आह भरी। पहले समूह के लोग अलाव के पास इकट्ठा होकर कुछ मनोरंजक विषयों पर चर्चा करते थे। कभी कभी पेंग लियांग कुछ हल्के फुल्के चुटकुले सुना देता था, लेकिन अब ऐसा लगता था जैसे समूह के लोग अपने अपने समूहों में बंट गए हों। जो लोग एक दूसरे के करीब थे, वे अपने अपने समूहों में साथ बैठते थे। मो फैन और झाओ मानटिंग साथ बैठे थे। झाओ मानटिंग ने उत्सुकता से मो फैन से पूछा कि उसने बाई टिंगटिंग का विश्वास कैसे जीता, लेकिन मो फैन खुद भी असमंजस में था। बातचीत कुछ ही देर चली थी कि मो निंगसू उनके पास गई और मो फैन की ओर देखने से पहले झाओ मानटिंग पर एक ठंडी नजर डाली। झाओ मानटिंग एक समझदार आदमी थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों बातें कीजिए, मैं सोंगशिया की चोट देख लेता हूं। मो फैन भी असमंजस में था। उसने मुनिंगसू की ओर हैरानी भरे भाव से देखा। मुनिंगसू वाकई बेहद खूबसूरत थी। उसके चेहरे की खूबसूरती को निहारते निहारते वह कभी नहीं थकता था, और हवा में लहराते उसके चांदी जैसे सफेद बाल तो मानो मन मोह लेते थे। यह नजारा अपने आप में ही बेहद आकर्षक था। क्या तुमने कुछ खोजा है? मु निंगसू ने सबसे पहले बात शुरू की। गहरी सोच में डूबी होने के कारण उसकी आंखें झपक रही थीं। क्या खोजा? मो फैन पूरी तरह से हैरान था। कुछ तो गड़बड़ है, मु निंगसू ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, हर किसी का एक काला पक्ष होता है। मिन कोंग तो जन्मजात कामुक है। उसने दबाव के कारण अपना असली रंग दिखा दिया है। लियाओ मिंगसुआन संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति है। जब भी वह किसी और को सफल होते देखता है, उसे जलन होती है। वो बस हमें अपने सच्चे विचार बता रहा है। मो फैन ने अपने हाथ सिर के पीछे रख लिए। कोई और भी सामान्य व्यवहार नहीं कर रहा है, मु निंगसू ने कहा। कौन? बाय टिंग टिंग, तुम उससे इतनी करीबी नहीं हो, फिर भी वो भीड़ के सामने तुम्हारी बाहों में दौड़ पड़ी। मुझे नहीं लगता कि वह इतनी कमजोर लड़की है, मु निंगसू ने कहा। शायद वो लंबे समय से मुझे चुपके से पसंद करती रही हो। ये तो स्वाभाविक है। क्या तुम भी ऐसे ही नहीं हो? अचानक मुझसे घर से भाग जाने के लिए कह रहे हो? मो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा।
मैं उस समय एक भोली भाली बच्ची थी, मु निंगसू ने शांत भाव से उत्तर दिया। लेकिन मैं मान गई, मो फैन ने कहा। मुझे खेद है। मु निंगसू का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। वह जानती थी कि उस घटना के कारण मो फान के परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े थे। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अभी मुझसे कहो कि तुम मो परिवार छोड़ना चाहते हो, तो भी मैं इसे स्वीकार कर लूंगी, मो फैन ने सच्ची मुस्कान के साथ कहा। हम अब बड़े हो गए हैं, इसलिए ये मजाक अपने पास ही रखो। मु निंगजू ने उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था। आखिर उसे क्या हो गया था कि वो इतनी कठोर हो गई? मैं मजाक नहीं कर रहा था। जब तुमने कहा कि तुम परिवार के नियंत्रण से भागना चाहती हो, तो मैंने बिना किसी झिझक के हाँ कर दी। क्या तुम जानती हो क्यों? मो फैन ने उसकी ठंडी आंखों में देखते हुए कहा। क्योंकि मेरे दिल में तुम किसी महल में रहने वाली खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी राजकुमारी जैसी हो। किसी परी कथा की राजकुमारी के साथ भागने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। मैंने सोचा था कि भागते समय बहुत कुछ होगा। दुर्भाग्य से हम पकड़े गए और जल्दी ही वापस लाए गए। मु निंगसू चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम भी उन्हीं की तरह अजीब हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मो फैन ने कंधे उचका दिए। उसके चेहरे पर मुस्कान वैसी ही बनी रही। ये कहना मुश्किल था कि वो गंभीर था या मजाक कर रहा था। तो फिर अब ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। मु निंगसू मौजूदा स्थिति को लेकर ज्यादा चिंतित थी। लेकिन मैं अपना वादा हमेशा निभाऊंगा। क्या इसमें कोई अर्थ है? तुम जानती हो कि यह भोलापन है, बिल्कुल किसी परीक्षा की तरह। मु परिवार अब पहले जैसा नहीं रहा। अपने लिए इसे और मुश्किल मत बनाओ। वैसे भी मुझे अब तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, मु निंगसू ने स्पष्ट रूप से कहा। कई साल बीत चुके थे। मु निंगसू ने अपने अतीत को पूरी तरह भुला दिया था, क्योंकि वह अपनी साधना पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर रही थी। उसे केवल अतीत में मो फैन को परेशान करने का पछतावा था, और कुछ नहीं। वो नहीं चाहती थी कि मो फैन उसे गलत समझे। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने मेरी बेढंगी शक्ल सूरत के पीछे छिपे मेरे असली आकर्षण को अभी तक नहीं पहचाना है, मो फैन ने बेशर्मी से कहा। तुम अजीब हो। मैं सच कह रही हूं। लेकिन शायद ये कुछ ऐसा है जो तुम दिल से कहना चाहते हो। मैं तुम्हें जवाब भी दे देती हूँ। मेरे लिए पहले से ही एक मंगेतर तय हो चुका है। हालांकि मुझे उससे कोई लगाव नहीं है, लेकिन रोमांस मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए ये सोचना बंद करो कि मैं इस व्यवस्था की वजह से परेशान हूँ। बस मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ही, मु निंगसू ने उससे कहा। मु निंगसू को भी अपनी बात पूरी करने पर अजीब सा लगा। वो कभी किसी के सामने अपने मन की बात जाहिर नहीं करती थी। लेकिन फिर उसने सोचा, शायद वो मो फैन को उससे दूर करने की कोशिश कर रही थी। उसके पास जन्मजात दोहरी शक्ति थी, जिससे उसका भविष्य उज्ज्वल था। उसे अतीत में किए गए किसी वादे के कारण इतनी शक्तिशाली ताकत के खिलाफ जाने की जरूरत नहीं थी। मो फैन ने अनजाने में अपने होठों को चटकाया। मु निंगसू की मानसिकता को देखते हुए, वह निश्चित रूप से कुछ निर्मम मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए एक आदर्श उम्मीदवार होंगी, अन्यथा उनकी अद्वितीय सुंदरता और उनकी अटूट आभा का ये दुरुपयोग होगा। लेकिन फिर भी कम से कम वो उसके साथ ईमानदार तो थी। क्या वो प्राचीन काल की मोहक स्त्री से मिलती जुलती नहीं है? क्या अंत में वही व्यक्ति उसका दिल जीत पाता है जो पूरे राष्ट्र को जीत लेता है? मो फैन को अचानक ऐसा लगा जैसे उसे जीवन का एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य मिल गया हो। दरअसल मु निंगसुए उसके लिए पहले प्यार जैसी थी। अगर उससे पूछा जाता कि क्या वो उसे भुला सकता है, तो उसका जवाब निश्चित रूप से हाँ होता। लेकिन सवाल ये था कि वह इसे जाने क्यों देगा। एक आदमी कड़ी मेहनत इसलिए करता था ताकि वह मजबूत हो सके, अधिक धन और शक्ति प्राप्त कर सके, ताकि उसे निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता मिल सके। उसे पेट भरने के लिए आदेशों का पालन नहीं करना पड़ता था। उसे अपने सच्चे प्यार से मिलने और उसके शहर में बसने के बारे में सोचने पर अपनी नौकरी छोड़ने या न छोड़ने के बारे में निर्णय लेने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता था। उसे अपनी पसंदीदा चीज को छोड़ना नहीं पड़ता था और अंत में खुद को ये कहकर दिलासा नहीं देना पड़ता था, शायद मुझे यह उतना पसंद नहीं है। क्या इससे कोई फर्क पड़ता अगर मु निंगसू का किसी और के साथ शादी का समझौता होता? पर्याप्त शक्ति होने पर वह हस्तक्षेप करने या न करने का फैसला कर सकता था, बजाय इसके कि मजबूर होकर हार मान ले, फिर एक कोने में छिपकर भावुक हो जाए। कम से कम उसने यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह किसके साथ है, चाहे वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसकी शादी तय हुई हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे चुराकर ले आया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक पुरुष के रूप में उसे एक अत्याचारी सीईओ की तरह होना चाहिए। जो मेढक हंस का मांस खाने का सपना भी न देखे, वो कभी अच्छा मेढक नहीं हो सकता। इसके अलावा वो मेढक नहीं, बल्कि एक सुंदर मेढक था।
पूरी रात चर्च का माहौल असामान्य था। जैसे ही मो फैन अपनी महत्वाकांक्षी योजना को अपने दिल में गहराई से छिपाने वाला था, उसके गले में लटके हुए पेंडेंट से एक हल्की सी लहर उठी। वो कोमल लहर धीरे धीरे मो फैन के दिमाग में फैल गई। उस तरंग में एक जादुई मानसिक शक्ति समाहित थी, जिसने अचानक मो फैन के विचारों को शांत कर दिया, मानो उसे ठंडे पानी के टब में डाल दिया गया हो। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी अजीब अवस्था से जागा हो। जैसे ही वो जागा, उसकी दृष्टि स्पष्ट हो गई। उसने मुनिंगसू के जाते हुए चेहरे को देखा। दरअसल उसकी हठधर्मिता के कारण ही बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई थी। निंगसू, रुको, मो फैन ने पुकारा। मुनिंगसू ने पीछे मुड़कर उसे देखा। उसने महसूस किया कि मो फैन का व्यवहार पहले के उद्दंड व्यवहार से बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी बुरे सपने से जागा हो। आप और क्या कहना चाह रहे हैं? मो निंगसू ने पूछा, क्योंकि वह भी अनिश्चित थी। कुछ तो गड़बड़ है, मो फैन ने गंभीर स्वर में सख्ती से कहा। मो निंगसू ने सिर हिलाते हुए महसूस किया कि मो फैन अब समझदार हो गया है। लगता है तुम भी उन्हीं की तरह थे। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ऐसा लगता है जैसे कोई जादू का असर हो गया हो। मैंने अपने गले में फोकस मैजिक टूल नाम की एक चीज पहन रखी है, जो मुझे एकाग्र रखने में सक्षम है। इसने अपनी शक्ति से मेरे दिमाग की रक्षा की, जिससे मुझे इसके प्रभाव से बाहर आने में मदद मिली, मो फैन ने गंभीर स्वर में कहा। मो निंगसू का चेहरा भी गंभीर हो गया। वह भी इसी तरह के अनुमान लगा रही थी। मो फैन के फोकस मैजिक टूल की प्रतिक्रिया से यह साबित हो गया था कि समूह किसी जादुई प्रभाव में था। मिन कोंग ने बाय टिंगटिंग पर जबरदस्ती की क्योंकि वह शुरू में उससे आकर्षित था। इससे उसे अपनी गंदी सोच को अंजाम देने का मौका मिला। लियाओ मिंगसुआन तुमसे ईर्ष्या करता है और लू झेंगहे से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसने अपना आपा खो दिया और उसे भी डांट दिया। बाय टिंगटिंग की तुम्हारे बारे में अच्छी राय है। एक बड़े डर का अनुभव करने के बाद उसे अवचेतन रूप से लगता है कि तुम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जिस पर वो भरोसा कर सकती है। और तुम, खैर, तुम खुद ही जानती हो, मु निंगसू ने कहा। मो फैन को बेहद असहज महसूस हुआ। उसने अपने दिल में जो राज छिपा रखा था, वह यूं ही सबके सामने आ गया, जबकि वह दिखावा कर रहा था कि अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने आह भरी और फिलहाल इस बात को भुला दिया। उसे अब समूह के सामने मौजूद कठिन परिस्थिति को सुझाने पर ध्यान देना चाहिए। मिन कोंग पहला व्यक्ति था जिसने अजीब व्यवहार किया। मैं बाय टिंगटिंग से पूछूंगा कि यह सब होने से पहले वो कहाँ गया था, मो फैन ने कहा। मो फैन बाय टिंगटिंग की ओर बढ़ा। बाय टिंगटिंग मु निंगजू को कुछ शत्रुतापूर्ण भाव से घूर रही थी। किसी कारणवश बाय टिंगटिंग के मन में मु निंगजू के प्रति अभी भी शत्रुता थी। मो फैन बाय टिंगटिंग के पास गया और फोकस मैजिक टूल उसके हाथ में रख दिया। वैसी ही एक लहर उठी और बाय टिंगटिंग सिहर उठी। जैसे ही उसकी पुतलियों का फोकस वापस आया, उसकी आंखों में पहले से कहीं अधिक स्पष्टता दिखाई दी। बाय टिंगटिंग को अपनी गलती याद आते ही शर्म से चेहरा लाल हो गया। उसने मो फैन की आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं की। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मुझे कुछ कुछ पता है क्या हो रहा है। मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें पता है कि मिनकोम पहले कहाँ गया था? टच पूरी तरह से सील होना चाहिए, और मुझे आसपास किसी भी राक्षसी जीव के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं, मो फैन ने उससे पूछा। मैंने उससे पानी लाने को कहा था, वो पास के तालाब में गया होगा, बाय टिंगटिंग ने गुस्से से लाल होते हुए कहा। ठीक है, मैं जाकर देख लेता हूँ। अपनी इच्छाशक्ति से अपने मन की रक्षा करने की कोशिश करो। वो चीज लोगों को बिना बताए ही मोहित कर सकती है और उनकी भावनाओं को बढ़ा सकती है, मो फैन ने उससे कहा। ठीक है, जरूर, बाय टिंगटिंग ने सिर हिलाया। मो फैन ने मु निंगसू को सतर्क रहने को कहा। चूंकि यह बताना मुश्किल था कि कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए मो फैन ने अपनी खोज के बारे में समूह को नहीं बताया। फोकस मैजिक टूल केवल उसके अपने दिमाग की रक्षा कर सकता था। वो बाय टिंगटिंग को जगाने में सक्षम था, क्योंकि वह अभी तक गंभीर रूप से प्रभावित नहीं हुई थी। लियाओ मिंगसुआन और मिंग कोम को वह नहीं जगा सकता था, इसलिए उन्हें बंधे रहने देना ही बेहतर था। मो फैन ने पास में ही गश्त पर जाने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वह उसी तालाब की ओर जा रहा था जिसका जिक्र बाय टिंगटिंग ने किया था। सबसे पहले पागल होने वाला व्यक्ति मिंग कोम था, और वो चट से केवल पानी लेने के लिए ही बाहर निकला था, इसलिए यह निश्चित रूप से तालाब ही था जहां से सब कुछ शुरू हुआ। जैसे जैसे आधी रात नजदीक आ रही थी, पूरा शहर सन्नाटे में डूब गया था। उसे दूर से कुछ हल्की हल्की आवाजें मुश्किल से सुनाई दे रही थी, जो रात में भोजन की तलाश में निकले कुछ जंगली जानवरों की थी। धुंधली चांदनी में जर्जर इमारतों की आकृतियां दिखाई दे रही थी। मो फैन काफी साहसी था,
क्योंकि बाकी लोग आधी रात को अपेक्षाकृत सुरक्षित चच को अकेले छोड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। छाया तत्व ने मो फैन को अंधेरे में एक निश्चित सीमा तक देखने की क्षमता प्रदान की। उसने जल्द ही उस झरने का पता लगा लिया जहां से मिंग कोंग ने पानी भरा था। मो फैन सीधे उसके पास नहीं गया, उसने इसके बजाय आसपास के वातावरण की छानबीन की। जैसे ही वो एक कीचड़ भरे इलाके के पास पहुंचा, अचानक उसे अपने पैरों के नीचे हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। वो इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था कि वह मुश्किल से ही उसकी प्रजाति की पहचान कर पाया। मो फैन ने पहले भी काफी मात्रा में हड्डियां देखी थी, लेकिन जब उसने आसपास की झाड़ियों की छानबीन की तो उसे आगे और भी अधिक हड्डियों के ढेर दिखाई दिए। उसके पैरों से 50 मीटर लंबा रास्ता बनाने के लिए पर्याप्त हड्डियां थीं। इसके अलावा, चूंकि वो जगह थोड़ी धंसी हुई थी, इसलिए वो हड्डियों से भरे कीचड़ के गड्ढे जैसी लग रही थी। ठंडी चांदनी में हड्डियां बेहद डरावनी लग रही थीं। उसके आसपास मौजूद लाशों की सही संख्या गिनना नामुमकिन था। समस्या ये थी कि वो जगह बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रही थी। यहाँ इतनी सारी हड्डियां क्यों थीं? मो फैन ने अपनी खोज जारी रखी और अंततः कुछ ऐसे जानवरों के पास पहुंच गया जो आपस में लड़ रहे थे। वे एक दूसरे को बेरहमी से नोच रहे थे। करीब से देखने पर पता चला कि वे जीव कई एक आंख वाले जादुई भेड़िए थे। ऐसा लग रहा था मानो एक आंख वाले जादुई भेड़िए एक दूसरे से घोर नफरत करते हों। हर वार उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर लक्षित था। चारों ओर खून फैल गया था, जिससे आधी रात के सन्नाटे में एक भयावह दृश्य बन गया था। यह अजीब है। एक आंख वाले जादुई भेड़िए आमतौर पर झुंड में रहते हैं। उनका आपस में लड़ना समझ में नहीं आता। मो फैन एक कोने में छिपकर एक आंख वाले जादुई भेड़ियों को पागलों की तरह एक दूसरे पर हमला करते हुए देखता रहा। अंततः कुछ एक आंख वाले जादुई भेड़ियों को उनके ही साथियों ने काटकर मार डाला। अंत में जो बचा वो गंभीर चोटों के साथ जमीन पर गिर पड़ा। बिखरी हुई घास पूरी तरह से खून से लथपथ थी और उसकी गंध हवा में फैली हुई थी। मो फैन पूरी तरह से असमंजस में था। उसने पास के रहस्यमय तालाब पर एक नजर डाली। सच में, ये जगह बहुत अजीब है। मुझे सबको एक साथ यहां से जाने के लिए कहना पड़ेगा। हड्डियों से भरा कीचड़ का गड्ढा, एक आंख वाले जादुई भेड़िए आपस में लड़ रहे हैं। जरूर कोई ऐसी चीज होगी जो इन जानवरों के दिमाग को नियंत्रित कर रही होगी। मो फैन ने और गहराई में जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे पता नहीं था कि पानी में कोई शक्तिशाली जानवर छिपे हुए हैं या नहीं। हड्डियों के ढेर इस बात का स्पष्ट संकेत थे कि उससे पंगा लेना ठीक नहीं था। मो फैन ने मुड़कर चच स्थित अपने शिविर की ओर वापसी की। वापस लौटते समय उसे अचानक चच से तीव्र ऊर्जा आती हुई महसूस हुई। आग, एक तेज आग। जैसे ही वो चच के करीब पहुंचा, उसकी आंखों के सामने धधकती लाल रोशनी छा गई। कभी शांत रहने वाला गिरजाघर अब आग की लपटों में घिरा हुआ था। कई आकृतियां इधर उधर बिखरी पड़ी थीं और तारामंडलों के पैटर्न को बुलाया और संरेखित किया जा रहा था। मो फैन स्तब्ध रह गया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके थोड़े समय के लिए अनुपस्थित रहने के दौरान चर्च में क्या हुआ था। उसने एक पल भी बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। उसका शरीर एक धुंधली परछाई में बदल गया और वो तेजी से चर्च की ओर बढ़ते हुए अंधेरे में गायब हो गया। चर्च में आग लगा दी गई थी। उसकी रोशनी से पूरा परिसर जगमगा उठा था। मो फैन के पहुंचते ही उसने देखा कि बाय टिंगटिंग और पेंग लियांग सोंग शिया को सहारा दे रहे थे, जो अभी भी हिल नहीं पा रही थी, मानो वे किसी आपदा से बचे हों। चर्च के दूसरी ओर मो फैन ने मो नुजियाओ और लुओ सोंग को आपस में लड़ते देखा। दोनों पहले से ही मध्यवर्ती मंत्रों का जाप कर रही थी और अपने प्रतिद्वंद्वी को बचने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। मो नुजियाओ अचानक लुओ सोंग से क्यों झगड़ने लगी? क्या लुओ सोंग ने भी उसके साथ कुछ घिनौना काम किया था? ये बिल्कुल अक्षम्य था। अरे मोटे, मेरी जियाओ जियाओ को छूने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मो फैन गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने हाथों में आग के खंभे बुला लिए थे। तुम्हें धिक्कार है, उसने मुझ पर पहले हमला किया। मो फैन, क्या तुम मेरी भलाई का बदला ऐसे चुकाते हो? लुओ सोंग बुरी तरह भयभीत हो गई थी। लुओ सोंग पहले से ही मो नुजियाओ से कमजोर था। उसे किसी तरह अपनी रक्षा करने के लिए अपने साजो सामान का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। अगर मो फैन लड़ाई में शामिल हो जाता तो वह सचमुच पल भर में मर जाता। ये कमीने अपने साथियों पर बिना दया दिखाए हमला करके सरासर पागलपन कर रहे थे। मो फैन ने गौर से देखा तो मो नुजियाओ के माथे पर एक लाल निशान दिखाई दिया, जो उसकी त्वचा के नीचे से उभर रहा था। इससे गरिमापूर्ण और शालीन मो नुजियाओ में कहीं न कहीं थोड़ी सी बुराई झलक रही थी। इससे उसमें एक अलग ही आकर्षण आ गया था। मो नुजियाओ भी प्रभावित हो गई। धिक्कार है। पहले तो ये सिर्फ उनकी भावनाओं को बढ़ा रहा था,
अचानक ये आपस में क्यों लड़ने लगे? ये तो बिल्कुल एक आंख वाले जादुई भेड़ियों जैसे है, मो फैन ने हैरानी से कहा। वो मुनुजियाओ पर हमला करने से खुद को रोकेगा, क्योंकि अगर वो उसे चोट पहुंचाता है तो उसे खुद दर्द सहना पड़ेगा। मोटे, थोड़ा सब्र रखो, हाथ मत खींचो, लेकिन उसे चोट मत पहुंचाओ। मैं जल्द से जल्द इस मामले के दोषी को ढूंढूंगा, मो फैन ने लुओ सोंग से कहा। लुओ सोंग को लगभग रोना आ गया। तुम्हारा मतलब क्या है? उसे नुकसान न पहुंचाने की कोशिश करो, वो तो मुझे ही अपाहिज कर देगी। मो फैन उसकी परछाई में गायब हो गया और चर्च के दूसरी तरफ चला गया। उन्होंने जल्द ही झाओ मिंगयू और झेंग बिंगसियाओ को शेन मिंगसियाओ, किन किंग और झाओ मिंगयू द्वारा घेर लिया। 3 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई वाला एक भयानक पत्थर का गोला झेंग बिंगशियाओ के बगल में खड़ा था। उसकी ताकत बेहद चौंकाने वाली थी। उसके एक ही मुके से 10 मीटर से भी ऊंची धरती की लहर उठ सकती थी। झेंग बिंगशियाओ ने अपनी असली ताकत छिपा रखी थी। उसके पास पहले से ही एक योद्धा स्तर का अनुबंधित पशु था। विशालकाय पृथ्वी समलन गोलेम ने झाओ मिंगयुए के मध्यवर्ती अग्नि मंत्र से खुद को बचाने के लिए अपनी भारी भुजाओं को घुमाया। अग्नि मुके की प्रचंड शक्ति उसे केवल एक कदम पीछे धकेलने में ही सक्षम थी। कितना शक्तिशाली जानवर है, मो फैन ने धीरे से कहा। मो फैन, मुझे ये मत बताना कि तुम भी पागल हो गए हो, झाओ मांटिंग ने मो फैन की ओर चिल्लाते हुए कहा। मैं नहीं हूं, मो फैन ने तुरंत जवाब दिया। झाओ मांटिंग और झेंग बिंगशियाओ ने एक साथ राहत की सांस ली। अगर यह पागल मो फैन उनके खिलाफ हो गया तो उसे रोकने के लिए कम से कम 3 या 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी। उसकी दोहरी आत्मा युक्त अग्नि और बिजली की शक्तियां बिल्कुल भी मजाकिया नहीं थीं। जल्दी करो और उन्हें वापस सामान्य स्थिति में लाओ, नहीं तो या तो हम उन्हें मार डालेंगे या वे हमें मार डालेंगे। मुझे अभी पता चला कि आसपास एक ऐसा राक्षस है जो किसी के दिमाग को नियंत्रित कर सकता है। मैं तो बस सबको यहां से ले जाने के लिए वापस आ रहा था, लेकिन तुम लोग पहले से ही लड़ रहे थे। तुम उस कमीने को क्यों नहीं मार डालते? मास्टरमाइंड को मारकर तुम इस तरह की स्थिति को आसानी से सुलझा सकते हो, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, झाओ मांटिंग ने झट से कहा। आमतौर पर मो फैन फुर्तीला और निर्णायक होता था, आज रात वो इतना धीमा क्यों था? झाओ मांटिंग हैरान थी। ठीक है, मैं उन्हें रोक लूंगा, तुम जाओ और उस कमीने को मार डालो, मो फैन ने कहा। झाओ मांटिंग अवाक रह गई। ये समझना आसान था कि मो फैन क्यों नहीं जाना चाहता था। उस इलाके पर अपना दबदबा बनाना और पूरे गड्ढे को हड्डियों से भर देना ही यह बताने के लिए काफी था कि वह जानवर उनके लिए खतरनाक था और वे उससे पंगा नहीं लेना चाहते थे। मो फैन को समूह के बाकी सदस्यों की कोई परवाह नहीं थी। भले ही मुनुजियाओ भी श्राप के प्रभाव में आ गई थी, वो उसे बेहोश करके उठा ले जा सकता था। जितनी जल्दी हो सके उस जगह से निकल जाना ही उसके लिए ज्यादा समझदारी भरा कदम था। जैसे ही मो फैन एक योजना बनाने की कोशिश कर रहा था, एक सुंदर आकृति तेजी से उसकी ओर बढ़ी, जिसके आश्चर्यजनक चांदी जैसे बाल हवा में खूबसूरती से लहरा रहे थे। मेरे साथ आओ, मो निंगसू अपनी पवन पथ शक्ति का उपयोग करते हुए मो फैन के सामने पहुंची और उसकी कलाई पकड़ ली। हम कहां जा रहे हैं? धीरे चलो, आगे दलदल है, मो फैन चीख पड़ा। सीधे शब्दों में कहें तो वो उस जगह पर बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। शब्दों में ये बयान करना मुश्किल है कि जब मो निंगसू उसे जबरदस्ती घसीटकर ले जा रही थी तो मो फैन कितना अनिच्छुक था। हालांकि जैसे जैसे वह तालाब के करीब पहुंचता गया, उसे एहसास हुआ कि उसके पास आज पानी के अंदर मौजूद राक्षस को मारने के अलावा कोई चारा नहीं है। मो फैन ये सोच रहा था कि पानी के अंदर का राक्षस कैसा दिखता होगा, तभी अचानक उसकी नजर मो निंगसू के माथे पर एक लाल निशान पर पड़ी। इससे वह बर्फीली और पवित्र लड़की और भी मोहक लगने लगी। मो फैन का दिल तेजी से धड़कने लगा। 1 मिनट रुको, मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? मो निंगसू भी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता। जब अन्य लोगों ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया तो वे आपस में लड़ने लगे, मानो वे अपने दिलों में लंबे समय से दबी हुई शिकायतों को बाहर निकाल रहे हों। मो निंगसू भी उसी स्थिति में थी, लेकिन वो उसे यहां तक क्यों घसीटकर ला रही थी? क्या उसने अपना आपा पूरी तरह खो दिया है, इसलिए वो जानबूझकर तालाब में मौजूद जानवर के लिए खुद को भोजन के रूप में पेश कर रही है? या फिर इससे उसकी भावनाएं और तीव्र हो गईं, जिससे वो जानवर को मारने के लिए और भी दृढ़ हो गई? निर्वाणा बर्फ का फैलाव, बर्फीला तूफान। मो निंगसू ने सीधे उस भयानक तालाब पर बर्फ का मंत्र चलाया। उसकी आंखों में निर्मम, जानलेवा इरादा साफ दिखाई दे रहा था। वो सचमुच किसी के वश में थी, लेकिन उसकी भावनाएं अपराधी को जान से मारने की प्रबल इच्छा में तब्दील हो गईं। मो फैन ने फोकस नेकलेस पहना हुआ था, इसलिए वो एकाग्रचित रहा।
हालांकि मू निंगसू, जो जादू के प्रभाव में थी, अभी भी उस जानवर को मारने पर केंद्रित थी। मो फैन उससे बेहद प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। ये औरत कितनी अजीब थी। बाकी सब आपस में झगड़ रहे थे। बात इतनी बढ़ गई कि वे एक दूसरे को जान से मारने लगे। चाहे डर हो, गुस्सा हो, ईर्ष्या हो, वासना हो, हर किसी के पास एक दूसरे को मारने का कोई न कोई कारण था। लेकिन मू निंगसू के मामले में ऐसा नहीं था। इसका नतीजा ये हुआ कि उस दरिंदे को मार डालने की उसकी इच्छा और भी प्रबल हो गई। बर्फ तेजी से पानी पर फैल गई। मू निंगसू अपनी निर्वाण बर्फ से पूरे तालाब को जमा देने की कोशिश कर रही थी। जब तालाब जम रहा था, तब पानी के नीचे मौजूद उस राक्षस का शांत रहना नामुमकिन था। मो फैन ने खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया और धैर्यपूर्वक किनारे पर इंतजार करने लगा। अगर छद्मरूपी दानव जानवर जैसा कुछ तालाब से बाहर निकलता, तो वो तुरंत मू निंगसू को बेहोश कर देता, फिर मू नुजियाओ को भी बेहोश कर देता और बाई टिंग टिंग और झाओ मानटिंग के साथ भाग जाता। ये हिम्मत की कमी का मामला नहीं था। दुनिया चमत्कारों से भरी है। मो फैन को यह नहीं लगता था कि वह अपनी मौजूदा ताकत से किसी भी दानव का सामना कर सकता है। अगर वो उसे हरा नहीं सका, तो जाहिर है वह भाग जाएगा। बर्फ तेजी से फैलती जा रही थी। पानी की सतह लगभग पूरी तरह जम चुकी थी। मो फैन सतह से आकाश में तारों का प्रतिबिंब देख सकता था। पानी के अंदर वाकई कुछ था। जैसे ही बर्फ ने लगभग पूरी सतह को ढक लिया, कई छोटे छोटे जीव, जो मकड़ियों जैसे दिखते थे और जिनकी आंखें कुछ अजीब थीं, तालाब से बाहर निकले और ऐसे भागने लगे जैसे वे हानि रहित हों। हालांकि कुछ ही देर बाद मो फैन ने देखा कि कुछ मकड़ियां उसकी ओर रेंगती हुई आईं और उसकी पैंट पर चढ़ गईं। मो फैन को शुरू में इसका पता नहीं था, क्योंकि मकड़ियां बहुत छोटी और फुर्तीली थीं। उन्हें त्वचा पर महसूस करना नामुमकिन था। सौभाग्य से फोकस नेकलेस ने एक हल्की सी हलचल से उसे सचेत कर दिया। क्या तालाब से पानी भरते समय मिंग कोंग इन छोटी मकड़ियों के जादू में फंस गया था? यह विचार मो फैन के मन में आया। इन नन्हे जीवों की वजह से ही ऐसा हो रहा होगा, वरना फोकस नेकलेस इस तरह व्यवहार नहीं करता। अगर उस पर जादू हो गया होता, जैसा कि उसका अभी भागने का विचार था, तो वह उस विचार के और प्रबल होने पर खुद ही भाग जाता। उसे दूसरों की परवाह नहीं होती, या शायद वो सीधे उस कमीने लियाओ मिंगजुआन को मार डालता। वो लंबे समय से मुसीबत बना हुआ था। मो फैन अभी भी अपने विचारों में डूबा हुआ था। तभी तालाब के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। पानी पर जमी बर्फ की परत चकनाचूर हो गई और चारों ओर बिखर गई। इस टक्कर से एक विशाल लहर उठी, जो तेजी से फैलकर पूरे इलाके में बाढ़ ले आए। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि पहले की तरह ही अनगिनत मकड़ियां पानी पर उछल कूद कर रही थीं और डर के मारे इधर उधर भाग रही थीं। पानी से एक बेहद भयावह मस्तिष्क को भरा, साथ ही आंखों की कतारें भी दिखाई दी जिनसे एक भयानक लाल चमक निकल रही थी। उनमें से कुछ मो फैन को घूर रही थी, जबकि बाकी मू निंगसू को घूर रही थी। यह एक मकड़ी का दिमाग था, जो एक कमरे के आधे आकार का था। इसकी आंखें दिमाग और चेहरे के बीच में स्थित थीं। चेहरा अजीबोगरीब आकार का था, जो गहरी रेखाओं से पूरी तरह विकृत था। उसके शरीर का अधिकांश भाग मस्तिष्क से बना था। उसका वास्तविक शरीर उसके सिर से काफी छोटा था। हालांकि मो फैन का ध्यान सबसे अधिक उसकी टांगों पर गया। वे तलवार की तरह नुकीले बालों से घनी तरह ढकी हुई थीं। ये टांगें नहीं थीं, बल्कि 8 तेज धार वाली तलवारें थीं जो आसानी से किसी की छाती को भेद सकती थीं। मकड़ी जैसा दिखने वाला एक राक्षसी जानवर, ये प्रजाति अपनी क्रूरता और निर्मम स्वभाव के लिए कुख्यात थी। शिकार करने के उनके अनगिनत विचित्र, अप्रत्याशित और निर्मम तरीके थे। वे अपने शिकार को अचानक पकड़ने के लिए जाल, श्राप, जहर और जादू टोने का इस्तेमाल करने में माहिर थे। यह एक मोहक मकड़ी के आकार का दानव जैसा जानवर था। भगवान ही जाने ये जादुई मकड़ी यहाँ कितने समय से रह रही थी और इसने कितने जानवरों को खाया होगा, तभी तो यह इतनी विशाल हो गई। वैसे इस जादुई मकड़ी जैसे राक्षसी जीव आमतौर पर लड़ाई में कमजोर होते हैं। मो फैन ने गहरी सांस ली और जादुई मकड़ी के शरीर से आ रही एक अजीब सी गंध को अंदर लिया। सौभाग्य से ये बेहद मजबूत नहीं लग रहा था। इसे जीता जा सकता था। स्विफ्ट स्टार वुल्फ आराम करने वापस चला गया था। अगर वह यहाँ होता तो मो फैन के लिए जादुई मकड़ी से निपटना आसान होता। फिलहाल उसके पास खुद पर निर्भर रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। यहाँ तक कि योद्धा स्तर के राक्षसों की ताकत में भी असमानताएं थीं। उदाहरण के लिए शापित राक्षस, मदर स्केल स्किन फैंटम और 3 आंखों वाला जादुई भेड़िया योद्धा स्तर के राक्षसी राक्षसों में औसत माने जाते थे। दूसरी ओर छद्मरूप धारण करने वाला दानव भी योद्धा स्तर का माना जाता था, लेकिन उसकी अत्यधिक शक्ति का सामना समूह अभी नहीं कर सकता था।
उसे योद्धा स्तर का सबसे शक्तिशाली प्राणी माना जाता था। उसके सामने मौजूद मोहक जादुई मकड़ी की बात करें तो केवल उसकी आभा को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह 3 सामान्य योद्धा स्तर के दानव जानवरों से अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए, लेकिन छद्मरूपी दानव जानवर जितनी भयानक नहीं होनी चाहिए। मो फैन ने फोकस नेकलेस पहन रखा था, इसलिए उसका दिमाग जादू टोने से सुरक्षित था। मो निंगसू उस जानवर को मारने के लिए जुनूनी थी, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जादू टोने से प्रभावित थी या नहीं। जादुई प्रभाव के बिना योद्धा स्तर की जादुई मकड़ी से निपटना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। अब प्राथमिकता इसे जल्द से जल्द खत्म करना था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका समूह एक आंख वाले जादुई भेड़ियों की तरह खत्म हो जाए। जादुई मकड़ी ने अपने अगले पैरों को उग्रता से बाहर की ओर फेंका और कई तलवारों की तरह एक दूसरे को काटते हुए आगे की ओर वार किया। यह मो फैन और मो निंगजू से 30 मीटर दूर खड़ा था। सामान्यतः दूरी के कारण यह उन तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन उनकी हैरानी की बात यह थी कि मोहक जादुई मकड़ी दिखने में जितनी सरल थी उतनी थी नहीं। उसके अंगों से निकले वार 2 भेदी झटकों में बदल गए, जिससे एक घूमती हुई वायुधारा बनी और वह मो फैन और मो निंगजू की ओर बढ़ने लगी। मो फैन घबराहट में तुरंत एक तरफ लुढ़क गया और अनजाने में अपनी गर्दन नीचे की ओर खींच ली। उसे अपने ऊपर ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि पीछे की दीवार एक साफ कट के कारण नीचे की ओर खिसक रही है। वो वार कितने तीखे थे। मो फैन ने शुरू में सोचा था कि जो दानव अपने शिकार को जाल में फंसाकर पकड़ता है वह युद्ध में ज्यादा ताकतवर नहीं होगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था, उसके पिछले ही वार ने लगभग उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। मो निंगसू ने आइस लॉक से एक अवरोध बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने जंजीरों पर से अपना नियंत्रण खो दिया, मजबूत जंजीरें तुरंत 2 हिस्सों में कट गईं और जमीन पर गिर गईं। मो निंगसू का आइस लॉक तुरंत ही बेअसर हो गया। अब उसके पास केवल पवन तत्व का ही वार बचा था। उसने विंड ट्रैक का उपयोग करते हुए सुरक्षित दूरी पर तैरते हुए जाने का प्रयास किया और एक स्टार पैटर्न को संरेखित करना शुरू कर दिया। तेज हवा उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी, जिससे उसके कपड़े थोड़े ऊपर उठ गए और उसकी आकर्षक आकृतियां दिखाई देने लगी। उसके मनमोहक चांदी जैसे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके माथे पर बना निशान झिलमिला रहा था और उसकी आंखों में मारने का दृढ़ निश्चय झलक रहा था। वो पूरी तरह से क्रोधित पवन परी में परिवर्तित हो चुकी थी, जिसका एक ही हमला हवा का कहर बरपा सकता था। स्पिरिट ग्रेड विंड सीड और भी ज्यादा क्रूर थी। इसने मो निंगसू के नियंत्रण में 100 मीटर के दायरे में फैले एक विनाशकारी बवंडर को उत्पन्न कर दिया था। विंड डिस्क स्काई स्नेयर को बहुत तेजी से चलाया गया। कुछ ही सेकंड में यह एक साधारण हवा से एक विशाल पवन दीवार में बदल गई। जादुई मकड़ी ठीक तूफान के केंद्र में थी। उसने एक तीखी चीख निकाली और अपने पंजों से तेजी से सिकुड़ती हुई पवन दीवार पर हमला कर दिया। हवा की दीवार तेजी से सिकुड़ती चली गई। जादुई मकड़ी ने अपने अंगों को जमीन में गहराई तक गाड़ दिया ताकि हवा के उस बल का सामना कर सके जो पूरी इमारत को उखाड़ फेंकने में सक्षम था। जादुई मकड़ी की पकड़ अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। वो जमीन पर आधा रेंग रही थी, जबकि पवन डिस्क स्काई स्नेयर उसके शरीर को चीर रही थी। मध्यवर्ती मंत्रों में विंड डिस्क स्काई स्नेयर सबसे लंबे समय तक चला। हालांकि एक हल्की सी कंपन के अलावा बेविचिंग मैजिक स्पाइडर हवा में नहीं उड़ा। मो निंगसू ने भौहें चढ़ाईं। ये प्राणी सामान्य योद्धा स्तर के दानव प्राणियों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अधिकांश योद्धा स्तर के प्राणी द्वितीय श्रेणी की पवन जादू की विनाशकारी शक्ति का सामना नहीं कर पाते, जिसे आत्मा श्रेणी के बीच से और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया गया था। मो फैन, अब तुम्हारी बारी, मो निंगसू ने मो फैन से कहा, ये जानते हुए कि उसका हमला उतना शक्तिशाली नहीं था। इसे व्यस्त रखो, मुझे लगता है ये बहुत तेज भी है, मो फैन ने जवाब दिया। वायु तत्व का प्रभाव क्षेत्र बहुत विशाल था। हालांकि यह अग्नि और बिजली तत्वों की तरह प्रत्यक्ष नहीं था। पूरी तरह से सुरक्षित जादुई मकड़ी इस कथन का पुख्ता प्रमाण थी। रोज फ्लेम फायरी फिस्ट ग्राउंड ब्रेक। मो फैन ने तुरंत अपना सबसे शक्तिशाली दांव खेला। उसने अग्नि तत्व की शक्ति को अपनी अधिकतम सीमा तक एकत्रित किया और फिर अपने लक्ष्य पर अग्निमय मुक्का मारा। जादुई मकड़ी के स्थान पर मृत्यु के जलते हुए गुलाब खिल उठे। भयानक ज्वाला ने तेजी से पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया और जमीन से लावा के खंभे फूटने लगे। ग्राउंड ब्रेक एक विनाशकारी मंत्र था जिसका प्रभाव क्षेत्र बहुत विशाल था। दुर्भाग्यवश यह आसानी से पता लगाया जा सकता था कि यह कहां से आ रहा है, क्योंकि इसके होने से पहले ही ऊर्जा जमीन से तीव्र गति से निकलती थी। जादुई मकड़ी की इंद्रियां अत्यंत तीव्र थीं। जैसे ही उसे नीचे जमीन से तीव्र गर्मी महसूस हुई, वो तुरंत दुबक गई।
जैसे ही भूस्खलन हुआ, जादुई मकड़ी 10 मीटर से भी अधिक ऊंचाई तक उछल गई। उस विशालकाय जीव की इतनी अद्भुत कूदने की क्षमता की कल्पना करना कठिन था। भूस्खलन से लावा की केवल थोड़ी सी मात्रा ही उसके रोएदार शरीर पर गिरी थी, जिससे उसे जरा भी खुजली नहीं हुई। तुम्हें इसे जमा देना होगा। मो फैन ने जैसे ही देखा कि जादुई मकड़ी उसकी ओर छलांग लगा रही है, वो तुरंत पीछे हट गया। उसे आश्चर्य हुआ कि जादुई मकड़ी ने लगातार हमला किया। जमीन पर उसकी गति भी आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। उसके आठों अंग तेजी से हिल रहे थे, जिससे लगातार मिट्टी उड़ रही थी। इसकी गति लगभग मदर स्केल स्किन फैंटम के बराबर थी। फर्क सिर्फ इतना था कि मदर स्केल स्किन फैंटम का आकार लगभग एक इंसान जितना था, जबकि बेविचिंग मैजिक स्पाइडर किसी खुदाई मशीन की तरह थी। जब इतना विशालकाय जीव दौड़ रहा होता था, तो अपनी मौजूदा रफ्तार से वह एक पहाड़ी को भी चूर चूर कर सकता था। इंसान की तो बात ही छोड़िए। मो फैन ने अपने डिपार्टिंग नेदर शील्ड का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। उसे याद आया कि एक बार जब वो बोर हो रहा था और अपने फोन पर वीबो स्क्रॉल कर रहा था, तो उसने एक कहानी देखी जिसमें एक छोटा बच्चा अपने फोन के कवर की मजबूती परख रहा था। उसने कवर पर हथौड़े से कुछ बार मारा, लेकिन कवर बिल्कुल ठीक था। हालांकि जब उसने कवर को पलटा, तो फोन ही चकनाचूर हो गया। अगर वो डिपार्टिंग नेदर शील्ड से अपना बचाव करने की कोशिश करता, तो भी यही स्थिति होती। शील्ड बिल्कुल ठीक होती। मो फैन को उसकी गुणवत्ता पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उसने उस पर काफी पैसा खर्च किया था। फिर भी टक्कर का प्रभाव उसकी हड्डियां तोड़ने के लिए काफी होता। ब्लड ताबी। मो फैन ने एक और उपकरण का उपयोग करने का फैसला किया। एक गहरा लाल रंग की चमक प्रकट हुई और मो फैन के पैरों को घेर लिया। रक्त ताबी ने मो फैन के पैरों की रक्त वाहिकाओं से जुड़कर उनमें एक असाधारण शक्ति का संचार किया। मो फैन ने महसूस किया कि उसका निचला शरीर शक्ति से भर गया है। जादुई मकड़ी बेकाबू होकर उसकी ओर दौड़ी, रास्ते में आने वाले छोटे छोटे टीलों, दीवारों और पौधों को रौंदती हुई। उसके अंग बेहद नुकीले थे, और रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को वह साबुत नहीं छोड़ रही थी। मो फैन ने उस जानवर को कम आंकने की हिम्मत नहीं की और अपने पीछे पड़े मलबे की ओर तेजी से बढ़ा। जैसे ही वह मलबे के पास पहुंचा, जादुई मकड़ी उससे कुछ ही इंच दूर थी। मो फैन ने दीवार पर जोर से लात मारी और जादुई मकड़ी के ऊपर हवा में उछल गया। इसे चक्कर देखिए। मो फैन ने बैकफ्लिप करते हुए बीच में ही एक इंटरमीडिएट फायर स्पेल का प्रयोग पूरा कर लिया था। उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया था। जब वह हवा में उल्टा लटका हुआ था, तो जादुई मकड़ी का भयानक दिमाग ठीक उसके 10 मीटर नीचे था। उसकी आंखें ऊपर की ओर घूर रही थी, मानो उस पर टिकी हो। जादुई मकड़ी अपने अगले पैर उठाने ही वाली थी कि मो फैन की मुट्ठी उससे भी तेज थी। रोज फ्लेम फायरी फिस्ट, एक्सप्लोडिंग हेवन। मुक्का हवा से जोरदार ढंग से नीचे की ओर आया और जादुई मकड़ी के सिर की ओर बढ़ा। इस बार मकड़ी समय रहते हमले से बच नहीं पाए। उसे मो फैन का अग्निमय मुक्का सीधे खोपड़ी पर लगा। फायरी फिस्ट न केवल अत्यधिक तापमान पर जल रहा था, बल्कि उसमें अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रभाव भी था। इस जोरदार प्रतिकर्षण बल से मो फैन हवा में और ऊपर उछल गया, जबकि बेविचिंग मैजिक स्पाइडर सीधे जमीन पर जा गिरा और जलते हुए गड्ढे में धंस गया। आग की लपटों ने उसके शरीर को बुरी तरह झुलसा दिया। मो निंगसू कुछ दूरी पर मुंह खोले खड़ी थी। यह मो फैन हद से ज्यादा साहसी था। कोई भी साधारण जादूगर इस तरह से इंटरमीडिएट मैजिक का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करेगा। इन सब बातों को छोड़ दे तो इससे ये साबित हो गया कि मो फैन युद्ध में कितना अनुभवी था। उसकी अद्भुत फुर्ती के अलावा वो अपनी जादुई शक्तियों को भी पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। कई जादूगर अपनी नक्षत्रों को संरेखित करते समय लकड़ी के ढेर की तरह एक ही जगह पर खड़े रह गए थे। वे सेवक श्रेणी के दानवों को डरा तो सकते थे, लेकिन मंत्र डालने में लगने वाला समय योद्धा स्तर के दानवों के हाथों कई बार मरने के लिए काफी था। मो फैन का मुक्का काफी शक्तिशाली था। अपनी मजबूत त्वचा के बावजूद जादुई मकड़ी को जलते हुए गड्ढे से बाहर निकलने में काफी समय लग गया। मो निंगसू को विश्वास नहीं था कि मोहक जादुई मकड़ी मो फैन के एक ही मुक्के से मर जाएगी। जैसे ही मकड़ी चोट से उबर रही थी, उसने तुरंत उस पर वायु तत्व का मध्यवर्ती मंत्र पढ़ा। उसका हिम तत्व मो फैन के अग्नि तत्व से टकराएगा। हालांकि मो निंगसू की पवन डिस्क शेष ज्वालाओं को और भड़का देगी। एक पवन चक्र आकाश जाल एक बार फिर प्रकट हुआ। लगभग 100 मीटर व्यास वाली इसकी पवन दीवार तेजी से सिकुड़ने लगी। इसने अग्नि मुट्ठी की लपटों को भी घूमते हुए बवंडर में खींच लिया। कुछ ही क्षणों में बवंडर की दीवार धधकती लाल हो गई। यह अब केवल हवा का जादू नहीं था, बल्कि एक भयानक आग का बवंडर था। हवा के लगातार चलने से लपटें और भी तेज हो गईं।
जब मो फैन ने देखा कि मू निंगसू अपनी वायु शक्ति को बढ़ाने के लिए उसकी ज्वालाओं का उपयोग कर रही है, तो उसने तुरंत अपने हाथों को आधा भींच लिया और 2 अग्नि विस्फोटों को बुलाया। मो फैन ने बर्निंग बोन्स फायर बर्स्ट को फेंका और उन्होंने आधी रात में चमकदार चाप बनाए जो तेजी से सिकुड़ते हुए विंड डिस्क स्काई स्नेयर से टकरा गए। इसे जारी रखो, मो निंगसू ने मो फैन से कहा। मो फैन बुनियादी स्तर के मंत्रों का उपयोग करने में निस्संदेह माहिर था। जैसे ही अग्नि विस्फोट उग्र बवंडर में समाहित हुआ, उसके हाथों पर 2 और ज्वालाएं प्रज्वलित हो उठी। फिर से उसने बवंडर पर आग की लपटें फेंकी। मो फैन हवा के जादू के असर के दौरान आग को और तेज जलाने की कोशिश कर रहा था ताकि जादुई मकड़ी को पर्याप्त नुकसान पहुंचाया जा सके। उसके सितारे अपने रास्ते पर लगातार जुड़ते जा रहे थे। मो फैन ने इतनी अविश्वसनीय गति से कभी फायर बर्स्ट का प्रयोग नहीं किया था। लगातार फायर बर्स्ट ने उसके सामने एक निरंतर चाप बना लिया। उसे ऐसा लगा जैसे वह आग उगलने वाली गैटली बंदूक में बदल गया हो, जो अपनी सारी गोलियां एक ही जगह पर छोड़ रही हो। उनकी संयुक्त शक्ति एक मध्यम स्तर के मंत्र के बराबर थी। मो फैन ने अग्नि मुट्ठी का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि इसके प्रभाव से मू निंगसू की पवन जादू शक्ति तुरंत नष्ट हो जाती। दूसरी ओर अग्नि विस्फोट इतने शक्तिशाली थे कि वे बवंडर में समाहित हो गए। अंत में पवन चक्र आकाश जाल पूरी तरह से समा गया और तूफान का केंद्र धीरे धीरे गायब हो गया। जादुई मकड़ी ने अपने नुकीले पैरों से फिर से जमीन पर जड़ जमाने की कोशिश की। हालांकि इस बार तेज हवाओं के झोंकों के साथ साथ उसे आग की लपटों से भी जलन हो रही थी। ये जादुई मकड़ी के लिए वाकई यातना थी, जिसने पानी में रहना ही बेहतर समझा। हवा और तेज होती गई और अंततः जादुई मकड़ी को जमीन से उठाकर हवा में उछाल दिया। इमारत के आधे आकार का वो भयानक जीव धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ रहा था। मेरी सहनशक्ति खत्म हो गई है। मो निंगसू का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसका विंड डिस्क स्काई स्नेयर बस इतनी ही देर तक चल सकता था। दुर्भाग्य से जादुई मकड़ी जमीन से 10 मीटर से भी कम दूरी पर थी। गिरने का झटका उसे मारने के लिए काफी नहीं था। कोई बात नहीं, इसे गिरने दो, मो फैन ने कहा। मो निंगसू ने गहरी सांस ली। पवन चक्र आकाश जाल एक ही सांस में गायब हो गया। जादुई मकड़ी जमीन पर गिर पड़ी। वो अपने पैरों पर गिरी, जिससे गिरने का असर कम हुआ और नुकसान भी कम से कम हुआ। उसकी आंखों की कतारें तेजी से मुड़ी और मू निंगसू को घूरते हुए उस पर एक तीखी चीख मारी। अचानक मोहक जादुई मकड़ी ने अपना मुंह खोला, जो पहले उसके चेहरे पर कहीं छिपा हुआ था। अपने छोटे आकार के बावजूद वह नुकीले जहरीले दांतों से भरा हुआ था। मोहक जादुई मकड़ी ने कुछ थूका। मो फैन पहले तो देख नहीं पाया कि वह क्या था, लेकिन करीब से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह कोई जहरीला तरल पदार्थ था जो मू निंगसू पर छिड़का गया था। जहरीला तरल पदार्थ मू निंगसू के पास ऐसे गिरा जैसे नली से पानी की हल्की फुहार गिर रही हो। मू निंगसू के पास अपने सुरक्षा उपकरण को सक्रिय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक पवित्र सुनहरी चमक उसके शरीर को खिलते हुए फूल की तरह घेर लेती है, जिससे उसे बिना किसी अभेद्यता के सुरक्षा मिलती है। मो फैन ने नीलामी में इसी तरह के उपकरण देखे थे, लेकिन उनमें से अधिकांश केवल एक विशिष्ट दिशा से ही उपयोगकर्ता की रक्षा कर सकते थे। वो मू निंगसू के उपकरण की दुर्लभता को समझ गया था, क्योंकि यह उसके पूरे शरीर के चारों ओर एक पूर्ण सुरक्षात्मक कवच बना सकता था। जहरीली बारिश का चमकती ढाल पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो ढाल से धीरे धीरे रिसकर जमीन पर गिरी, पास की घास तुरंत काली पड़ गई। जमीन के गलने के साथ साथ काले बुलबुले धीरे धीरे उठने लगे। पास ही कुछ देर पहले मरे एक आंख वाले जादुई भेड़िए का शव कुछ ही सेकंड में कीचड़ में बदल गया और पीछे गड्ढों वाली हड्डियों का ढेर छोड़ गया। विषैले तरल पदार्थ की संक्षारक क्षमता को देखकर मो फैन को अवचेतन रूप से सफेद हड्डियों से भरा गड्ढा याद आ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मोहक जादुई मकड़ी जानबूझकर झुंड में रहने वाले जानवरों को निशाना बना रही हो? क्या वो उनके शवों को साफ करने से पहले उन्हें आपस में लड़ने देती होगी? यही तो बात होगी। यह नन्ही मकड़ियों को अपने शिकार पर जादू करने देता होगा और उन्हें आपस में लड़ने देता होगा। फिर उन्हें घसीटकर अपने इलाके में ले आता होगा और दावत का आनंद लेता होगा। कितना धूर्त राक्षस है। अगर फोकस नेकलेस न होता तो पूरी संभावना थी कि वह भी यहीं कहीं हड्डियों के ढेर में तब्दील हो जाता। जादुई मकड़ी ने मू निंगसू को एक विशेष सुरक्षा कवच द्वारा सुरक्षित देखकर अपना हमला रोक दिया। इसके बजाय उसने मो फैन की ओर एक और घूंट तेजाब उगल दिया। मो फैन बुरी तरह डर गया। वो मू निंगसू की तरह अमीर नहीं था, जो अपने पूरे शरीर की रक्षा करने वाला कवच खरीद सके। वो तुरंत भागने लगा, क्योंकि उसे पता था कि उसका ब्लड ताबी अभी भी सक्रिय है। जहर की बारिश के बीच दौड़ लगाना कितना रोमांचक है। जब मो फैन को एहसास हुआ कि वो जहरीले स्प्रे से कभी बच नहीं सकता,
तो वो तेजी से परछाई के एक झोंके में बदल गया और अंधेरे में गायब हो गया। वो फिलहाल काफी दूर था और उसे विश्वास था कि मुनिंगसू छाया तत्व का उपयोग करके उसे नहीं देख पाएगी। जैसे ही जहरीली बारिश बरसने लगी, उसकी चपेट में आने वाली हर चीज चौंकाने वाली गति से गलने लगी। एक बूंद किसी तरह मो फान के पैर पर गिरी और उसके जूते का किनारा तुरंत गल गया। सौभाग्य से उसने जूता जल्दी से फेंक दिया, वरना थूक से उसके पैर में एक बड़ा छेद हो जाता। हालांकि उपचार जादू घाव को काफी जल्दी ठीक कर सकता था, लेकिन ये सर्वशक्तिशाली नहीं था। कोई भी जहरीली चीज इसकी प्रभावशीलता को काफी हद तक कम कर देती थी। अब नंगे पैर दौड़ रहा मो फैन बेहद क्रोधित था। उसने मुनिंगजू की ओर चिल्लाते हुए कहा, अपनी बर्फ की जंजीरों से इसे जकड़ लो, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। मुनिंगसू के माथे पर बना निशान अब आधा मिट चुका था। मो फैन की बातें सुनकर उसने तुरंत अपना तारा पैटर्न बनाया। मुनिंगसू के पैरों के नीचे बर्फ तत्व का तारा पैटर्न क्रिस्टलीकृत हो गया। आसपास की हवा में एक बर्फीली धुंध बनने लगी, जो बाद में कई लंबी श्रृंखलाओं में परिवर्तित हो गई। बर्फ बहुत जल्दी जम गई और बर्फ की जंजीरें पूरी तरह से खड़ी हो गईं। वे जोर से खटकते हुए जमीन पर गिर पड़ी। जाओ, मुनिंगसू ने दोनों हाथों से इशारा करते हुए बर्फ की जंजीरों को नियंत्रित किया और उन्हें जंग लगे क्षेत्र से गुजारते हुए आगे बढ़ी। निर्वाण आइस लॉक नामक पहला जीव जादुई मकड़ी के आने से पहले ही पहुंच गया। उस जीव ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए अपने पंजे उठाए और जंजीर पर वार करके उसे कई टुकड़ों में काट दिया। दोबारा मुनिंगसू ने बर्फ की जंजीरों को नियंत्रित करते हुए अलग अलग दिशाओं से हमला किया। कोई भी दूसरा जानवर इस स्थिति में अपनी जान बचाकर भाग रहा होता, लेकिन जादुई मकड़ी अपनी आठों भुजाओं से बर्फ की जंजीरों का डटकर सामना कर रही थी। जैसे ही जंजीरें उसके शरीर के पास आईं, उसने झट से उन्हें काट डाला। उठो, मुनिंगसू ने अचानक अपनी उंगली ऊपर की ओर उठाए। जमीन के नीचे से बर्फ की एक जंजीर निकली। इसने झटपट जादुई मकड़ी के पिछले दो पैरों के चारों ओर कुछ घेरे बना लिए, जिससे उसे उन्हें काटने का मौका ही नहीं मिला। वाह, मो फैन ने उत्साह से कहा। उसके पैरों के नीचे जिस तारा पथ को वह संरेखित कर रहा था, उससे एक तेज रोशनी निकल रही थी। यह एक गहरा बैंगनी रंग का पैटर्न था, जिसमें सभी तत्वों में सबसे विनाशकारी शक्ति समाहित थी। कियानजुन थंडरबोल्ट एक्सप्लोडिंग एपेक्स। मो फैन ने यक्ष का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि यह एक साथ कई दुश्मनों से निपटने के लिए अधिक उपयुक्त था। दूसरी ओर थंडरबोल्ट एक्सप्लोडिंग एपेक्स की शक्ति अधिक केंद्रित थी, क्योंकि इसमें आकाश से केवल एक ही बिजली का झटका शामिल था। यह एक बहुत ही सरल हमला था, लेकिन इससे बचाव करना सबसे कठिन था। जादुई मकड़ी को अपने सिर के ऊपर मंडराते तूफानी बादल को देखकर आने वाले खतरे का स्पष्ट आभास हो गया था। हालांकि उसके अंग जमीन से जकड़े हुए थे और वो फिलहाल भागने में असमर्थ थी। वज्रपात निर्दयता से हुआ। उसकी गहरे बैंगनी रंग की बिजली की लकीर रात के आकाश में फैल गई। जैसे ही उसकी भव्य चमक गायब हुई, वज्रपात की ऊर्जा और कियानजुन के गुणन प्रभाव से युक्त एक विनाशकारी शक्ति सीधे मोहक जादुई मकड़ी के सिर पर जा गिरी। इसने उसके मस्तिष्क का एक बड़ा हिस्सा उड़ा दिया। गड्ढा बुरी तरह झुलस गया था और खून, प्लाज्मा और मस्तिष्क द्रव चारों ओर फैल गया था। उसका विशाल शरीर जमीन पर जोर से गिरा, जिससे आसपास की धूल उड़ने लगी। जादुई मकड़ी ने चीख मारी। बिजली गिरने से उसे असहनीय दर्द हो रहा था। उसके दिमाग में हुए छेद को भरने के लिए उसे बहुत सारा मांस खाना पड़ेगा। आंखों की भयानक कतारें उस दुष्ट इंसान को घूर रही थी जिसने ये किया था। सम्मोहक जादुई मकड़ी असहनीय दर्द से कराहते हुए उठी और अपनी पूरी ताकत से मुनिंगसू की जंजीरों से मुक्त हो गई। क्या यह अभी भी खड़ा रह सकता है? मो फैन अचंभित रह गया। पहले तो योद्धा स्तर के दानव भी वज्रपात के सीधे प्रहार से अधमरे हो जाते थे। उसे उम्मीद थी कि कियानजुन की शक्ति के गुणन से ये दानव तुरंत मर जाएगा। क्या जादुई मकड़ी का शरीर कुछ ज्यादा ही विचित्र नहीं है? यह अभी तक जीवित कैसे है? मो फैन तुरंत पीछे हट गया। वो जादुई मकड़ी के उग्र क्रोध को महसूस कर सकता था। बर्फ का क्रिस्टल धनुष। पास ही में मुनिंगसू ने मो फैन की संकटपूर्ण स्थिति को जानते हुए अपनी ताकत बचाने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी आत्मा में गहराई से बसे उस चिन्ह को सक्रिय किया। उसके चारों ओर जमी बर्फ एक भंवर में बदल गई जो उसके चारों ओर चक्कर लगा रही थी। फिर वह तेजी से एक सुंदर धनुष में परिवर्तित हो गई जो उसके सामने मंडरा रहा था। बर्फ से बना वो धनुष लगभग जमीन तक पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था मानो कोई हंस आसमान में उड़ते हुए अपने पंख फैला रहा हो। बर्फ के क्रिस्टलों से बना वह धनुष बेहद आकर्षक था, फिर भी उसमें एक भयंकर घातक आभा समाई हुई थी। मुनिंगसू ने धनुष को मजबूती से पकड़ लिया। उसके चारों ओर मौजूद बर्फीले कण तीरों में बदलने लगे।
जादू की शुरुआत तीर की नोक से हुई, जो नुकीली और भेदक थी। उसके बाद बर्फ से बना एक लंबा शरीर था, जो उसकी पूंछ पर समाप्त हुआ, जो मू निंगसू की उंगलियों और पूरी तरह से खींची हुई डोरी के बीच पूरी तरह से फिट बैठती थी। उसके चांदी जैसे बाल उसकी पीठ के पीछे कमर तक लटके हुए थे और उसके आकर्षक नितंबों को आधा ढके हुए थे। जैसे ही उसने अपनी उंगलियां छोड़ी, बर्फ का क्रिस्टल तीर आगे की ओर उछला। हवा के झोंके से उसके बाल उसकी छाती के सामने खूबसूरती से लहराने लगे और उसके सुंदर चेहरे को छूते हुए उसकी पीली गर्दन को भी उजागर कर दिया। तीर एकदम सीधी रेखा में हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसके पीछे फैली बर्फीली आभा ने बर्फ की एक लकीर छोड़ दी, जिससे एक अद्भुत दृश्य प्रभाव उत्पन्न हुआ। तीर की नोक जादुई मकड़ी के शरीर में जा घुसी। मो फैन को लगा कि तीर उसे भेद देगा, लेकिन इसके बजाय तीर फट गया। तीर के टकराने के स्थान को केंद्र बनाकर उसकी त्वचा पर तेजी से पाला जम गया। पाले का घेरा लगातार फैलता गया और तेजी से पूरे जीव को ढक लिया। जादुई मकड़ी ने अपने अंग ऊपर उठा लिए थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, पाले ने उसके शरीर को पूरी तरह से ढक लिया। उसके आधे क्षतिग्रस्त मस्तिष्क को जमा दिया और उसके उठे हुए अंग हवा में अकड़ गए। पाला किसी क्रिस्टल कलाकृति की तरह था जो अचानक प्रकट हो गई हो। मोहक जादुई मकड़ी उस कलाकृति की सबसे अनमोल मूर्ति में तब्दील हो गई थी। उसका क्रोध, योद्धा स्तर के प्राणी के रूप में उसकी भयंकर आभा, उसकी अदम्य हत्यारी मंशा अभी भी उसके आसपास व्याप्त थी। लेकिन अब वो गतिहीन था, उसकी जीवन शक्ति पल भर में गायब हो गई थी। आसपास की हर चीज अब पाले की एक मोटी परत से ढकी हुई थी। तालाब अब टूटे हुए दर्पण जैसा लग रहा था। घास के डंठल नाजुक, कठोर वस्तुओं में तब्दील हो गए थे। चट्टानें बर्फ के टुकड़ों में बदल गई थीं। चांदनी में पूरा स्थान एक शांत, बर्फीले वातावरण से मंत्रमुग्ध था। मो फैन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि तीर ने कितनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। मो फैन ने पहले भी डेथ स्ट्राइक मैजिक इक्विपमेंट देखे थे। उनमें से अधिकतर लंबी तलवार या धारदार हथियार के रूप में होते थे। सक्रिय होने पर वे जादूगर को एक शक्तिशाली वार करने की क्षमता प्रदान करते थे। इसकी शक्ति एक अत्यंत विनाशकारी मध्यम स्तर के जादू के बराबर होती थी। मो फैन ने नीलामी के दौरान उनमें से कुछ को देखा था, जो उसे अपने लिए उपयुक्त लगे। उनकी कीमत कम से कम 20 मिलियन युआन थी। अपनी अनूठी बनावट वाले तो और भी महंगे थे, और 50 मिलियन युआन के बिना उनकी नीलामी में जाने का कोई फायदा नहीं था। मो फैन के पास पहले से ही काफी आक्रामक क्षमताएं थीं, इसलिए उसने डेथ स्ट्राइक मैजिक इक्विपमेंट पर कभी अतिरिक्त ध्यान नहीं दिया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि आज उन्होंने धनुष के आकार का एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ जादुई उपकरण देखा था। धनुष बर्फ के क्रिस्टल कणों से बना था जो हीरे के टुकड़ों जैसे दिखते थे। तीर चलाते ही पूरा इलाका पल भर में जम जाता था, जिससे लक्ष्य को प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं मिलता था। इसकी मारक क्षमता का वर्णन करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। समस्या ये थी कि मू निंगसू मात्र एक मध्यम स्तर की जादूगरनी थी। उसके पास इतना खतरनाक उपकरण क्यों था? यदि उसने पहले हुए द्वंद्व युद्ध में इसका इस्तेमाल किया होता, तो वो पर्ल इंस्टीट्यूट की पूरी टीम को पल भर में नष्ट कर सकती थी। वो बर्फ निर्वाण बर्फ भी नहीं थी जो उसके पास थी, बल्कि बर्फ के क्रिस्टल का एक और भी उच्च स्तर था। चूंकि यह हर चीज को क्रिस्टलीकृत करने में सक्षम था, इसका मतलब था कि आइस सीड का स्तर स्पिरिट ग्रेड से भी ऊपर था। मो फैन को उम्मीद नहीं थी कि मू निंगसू के पास निर्वाण आइस के अलावा और भी शक्तिशाली आइस सीड होगा। ये बात भी ठीक नहीं लग रही थी। अगर उसके पास इससे भी ज्यादा शक्तिशाली बर्फ का बीज होता, तो उसे छिपाने का कोई कारण नहीं था। अगर उन्होंने समय रहते उस जादुई मकड़ी को नष्ट नहीं किया, तो और भी ज्यादा जान माल का नुकसान होगा। उफ! मू निंगसू के बाल खुलकर सामान्य हो गए। बिखरे हुए बाल उसके चेहरे पर लहरा रहे थे, जिससे वो और भी प्यारी लग रही थी। वो हौंफ रही थी, सांस लेने की कोशिश कर रही थी। उसके माथे पर लाल निशान आखिरकार गायब हो गया था। तीर चलाते समय उसकी जो महारानी जैसी प्रभावशाली आभा थी, वो अब गायब हो गई थी, मानो उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो, जिससे वो बेहद थक गई थी। जब मो फैन ने उसे लड़खड़ाते हुए देखा तो वो तुरंत उसके पास दौड़ा और उसे सहारा दिया। मैं अब भी इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकती, मू निंगसू ने खुद से बुदबुदाया। तुम्हारे पास इतने शक्तिशाली उपकरण कब से हैं? मो फैन ने पूछा। आइस क्रिस्टल बोन निश्चित रूप से एक मध्यम स्तर के जादूगर के बस की बात नहीं थी। सामान्यतः यदि कोई उच्च स्तरीय उपकरण पर अपनी आत्मा की छाप छोड़ने का प्रयास करता है, तो उसकी आत्मा को असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है, क्योंकि वो उस वस्तु की शक्ति को सहन नहीं कर सकती। मो निंगसू की साधना का स्तर ऐसी किसी चीज का उपयोग करने की क्षमता से बहुत दूर था। मो फैन को उसकी आत्मा की चिंता थी।
जादूगर ध्यान इसलिए करते थे ताकि उनकी आत्मा को शक्ति मिले। साधना के विभिन्न स्तरों के अनुसार वे एक समय में अलग अलग मात्रा और स्तर के उपकरण ही अंकित कर सकते थे। एक मध्यवर्ती जादूगर द्वारा अंकित किए जा सकने वाले उपकरणों का स्तर सीमित था, क्योंकि वे उन्नत जादू के बराबर शक्ति वाले डेथ स्ट्राइक आइटम के बल को सहन करने में असमर्थ थे। मु निंगसू के धनुष द्वारा प्रदर्शित शक्ति उन्नत जादू जितनी शक्तिशाली तो नहीं थी, लेकिन उससे बहुत पीछे भी नहीं थी। यदि वह वास्तव में इसे अपने भीतर समाहित कर लेती तो उसकी आत्मा को भारी बोझ उठाना पड़ता। मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। मु निंगसू जमीन पर बैठ गई। उसका पीला चेहरा देखकर लग रहा था कि वो किसी भी पल बेहोश हो जाएगी। मो फैन उसके बगल में ही रुका रहा। वह थकी हारी मु निंगसू को घूरते हुए सवालों से भरा हुआ था। ये धनुष किसी तरह उन उपकरणों से अलग था जो उसने पहले देखे थे, लेकिन मो फैन, जिसे इस बारे में कम जानकारी थी, यह नहीं बता सका कि यह अंतर क्या था। हालांकि उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि धनुष का मु निंगसू के वर्षों में इतना बदल जाने से गहरा संबंध हो सकता है। इसके अलावा मु निंगसू का आइस सीड केवल एक साधारण स्पिरिट ग्रेड सोल सीड नहीं था। यदि किसी वस्तु का तत्व जादूगर के तत्व के समान होता तो जादूगर के तत्व द्वारा उसकी शक्ति और भी बढ़ जाती। मु निंगसू द्वारा बनाया गया हिम क्रिस्टल उसके निर्वाण हिम से भी अधिक शक्तिशाली था। यहाँ तक कि एक अपेक्षाकृत शक्तिशाली योद्धा स्तर की सम्मोहक जादुई मकड़ी भी उससे तुरंत नष्ट हो गई, जो उसकी असाधारण शक्ति को उजागर करने के लिए पर्याप्त था। यह निश्चित रूप से मु निंगसू का तुरुप का पत्ता था। वह इसे अंतिम उपाय के रूप में ही इस्तेमाल कर रही थी। उसकी वर्तमान स्थिति को देखकर यह बात स्पष्ट हो जाती थी। उसने अपने अंदर कई राज छिपा रखे थे। मु निंगसू ने काफी देर तक आराम किया था, लेकिन मो फैन अभी भी जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि वो अभी भी ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। कुछ देर बाद उसकी आंखें अचानक खुल गईं। उसने जल्दी से मो फैन पर एक नजर डाली और अपनी निगाहें हटा ली। मो फैन का चेहरा देखते ही उसे वो लड़का याद आ गया जिसे वो पसंद करती थी। ये भावना उसके दिल में गहराई से दबी हुई थी, इतनी गहरी कि उसे लगा जैसे वो इसे भूल चुकी हो। कभी कभी ये भावना अचानक उभर आती थी, मानो उसके दिल में जमे हुए तालाब में हलचल मचा रही हो। वो इस बात से बेहद आभारी थी कि वो उसकी देखभाल कर रहा था। वास्तव में वो हमेशा से ही उसके प्रति आभारी रही थी। बचपन से ही मो फैन बाकी बच्चों से अलग था। वो निडर था और कभी भी तर्क के आधार पर काम नहीं करता था। मोहल्ले के बच्चे उसे दूर से ही देखते रहते थे, उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। मो फैन अकेला ऐसा था जिसने बड़ों की चेतावनियों और सलाहों को पूरी तरह अनसुना कर दिया था। वो उसे अपने गंदे हाथों से घसीटता फिरता था और उसके बचपन के अकेलेपन और डर को दूर भगाता था। वो बकवास से भरा हुआ था। वो बहुत गाली गलौज करता था। वो शरारती था, लेकिन उसमें उसके साथ बकवास करने का साहस था। पहले मु निंगसू को मो फैन पसंद आने का कोई खास कारण नहीं था। बस इतना था कि मो फैन उसके सबसे करीब था। बाकी लड़के उससे दूरी बनाए रखते थे। वे या तो उसकी चापलूसी करते, उसके सामने कूल बनने का नाटक करते, उससे बात करने में शर्म महसूस करते, या फिर दिखावा करते। मु निंगसू ने अपने विचारों से छुटकारा पाने की कोशिश करते हुए अपना सिर हिलाया। शायद जादू टोने के बचे हुए प्रभाव के कारण उसे बातें याद आ रही थीं। चलो चलते हैं, मैं अब ठीक हूं। मु निंगसू उठ खड़ी हुई। मो फैन ने अनजाने में अपना हाथ बढ़ाया। मु निंगसू ने उसे नहीं पकड़ा। उनके बीच की आत्मीयता अब अतीत की बात थी। वे अब बड़े हो चुके थे। उन्हें अपनी अपनी जिंदगी जीनी थी, अपने अपने नियम बनाने थे। अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मु निंगसू उनसे दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमेशा की तरह मो फैन की अप्रत्याशित हरकतों के आगे वह बेबस थी। एक गंदा हाथ आगे बढ़ा और उसके चिकने हाथ को पकड़ लिया, जबकि दूसरे हाथ ने उसका कंधा थाम लिया। मु निंगसू की सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी, वरना वो अपनी इस दयनीय स्थिति का फायदा उठाने वाले इस बदमाश को हवा में लटकाकर उसकी जमकर पिटाई करती।